कमाई का अड्डा में स्वागत है आपका। हर्षदा, मैं और वीरू अगले 1.5 घंटे रहेंगे आपके साथ और बात करेंगे इस मार्केट की जो आज थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहा है। खास तौर से अगर आप इंडेक्स को देख रहे हैं तो ओवरऑल मार्केट इतना ख़राब नहीं है, वैसे मैं फिर से कहूँगा, लेकिन क्योंकि हम इंडेक्स को काफ़ी तवज्जो देते हैं और इंडेक्स में 3-4 स्टॉक्स की वजह से एक इम्पैक्ट आता है, इस समय हम डे लो के काफ़ी करीब, निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों डे लो के काफ़ी करीब। और ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग इसलिए कि दोनों इंडेसेस ऑलमोस्ट अपने ब्रेकआउट जोन तक पहुंचे, क्रॉस भी किया उसको। बैंक निफ्टी ने 46,200 को क्रॉस किया, निफ्टी ने वो 19,850 उसको क्रॉस किया, 10-15 मिनट टिके भी रहे उसके बाद, लेकिन उसके बाद कोलैप्स आया। तो ये एक तरीके से थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप अभी भी अच्छा कर रहे हैं। फार्मा में बहुत बड़ी आउट परफॉर्मेंस है, आज जो हमने सुबह भी डिस्कस की थी, वहां पर एक बड़ी आउट परफॉर्मेंस है। लेकिन अगर आप सिर्फ इंडेक्स देख रहे हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी, तो निश्चित तौर से आज का दिन एक्चुअली काफी खराब है। हर्षदा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। कंसिडरिंग ये कल के लोस को हम ब्रीच करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आज की क्लोजिंग के लिए क्या लग रहा है? फिर से आई डोंट नो 800 की तरफ अटेम्प्ट होगा या नहीं, लेकिन वो कौन सा कंफर्टिंग लेवल होगा क्लोज के लिहाज से? नहीं, आज का तो खैर मामला पूरा गैम्बल है हर्षदा। आज तो मतलब आप कहने को पत्थर फेंक के जहां जहां लग जाए वो ट्रेड ले ले, उसके ज़्यादा चांसेस हैं सक्सीड होने के बजाय कि आप पूरा एनालिसिस करके ट्रेड करें। बस मैं ये कहूँगा कि जो डिक्लाइन आई है, इसने मार्केट को एक जो कल की एक बड़ी रैली आई थी और जो कल एक लग रहा था कि अब मार्केट में करेक्शन खत्म हुई है, वो डर वापस लाया है कि क्या वो करेक्शन खत्म नहीं हुई थी। और वो जो लेवल की आप बात कर रहे हैं 19,610 क्या है? परसों का लो, जो मार्केट ने, जहाँ से मार्केट ने एक रिवर्सल दिया था, उसका डिफेंड होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्लियरली आज मुझे लग रहा है कि आज की जो सेलिंग है ना, प्योरली एक्सपायरी ड्रिवन है। क्योंकि देखिए आप हो क्या रहा है, HDFC बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस, बेसिकली जो जितने भी 4-5 ICICI बैंक, जितने भी 4-5 बड़े स्टॉक्स हैं, वहां पर सेलिंग है। ऐसा कुछ इन पर्टिकुलर यहाँ पर नेगेटिव नहीं हुआ। ये मुझे पूरा इंडेक्स से रिलेटेड लग रहा है, खासतौर से HDFC बैंक और रिलायंस ने जिस तरीके से मार्केट पर दबाव बनाया है। तो इसके लिए ऊपर अब 19,850 बड़ा रेजिस्टेंस बन गया। आज हमने उसको क्रॉस किया, इंट्राडे टिक नहीं पाए, 19,867 तक गए, टिक नहीं पाए। और HDFC बैंक और रिलायंस में जो प्रेशर आया, जैसा मैंने कहा कि शायद एक्सपायरी प्रेशर है, लेकिन 19,610 अगर ब्रीच होने लगे, हम 10 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज भी तोड़ देंगे इसका मतलब, तो फिर मैं कहूँगा कि शायद 20 डे मूविंग एवरेज वाली करेक्शन जो 19,400 तक की है वो शायद शुरू हो जाए। लेकिन खैर अभी देख लेते हैं, अभी 1.5 घंटा बाकी है। मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी ज़्यादा खराब रहा आज, क्योंकि बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा था आज की अच्छा मोमेंटम बन रहा है। हमने 45,200 क्रॉस किया, इनफैक्ट 46,200, इवन 46,300 क्रॉस कर लिया था। हम ऑल टाइम हाई से सिर्फ 60 पॉइंट दूर रह गए थे बैंक निफ्टी में। ये वो जोन था, अगर आप उसको निकाल देते तो एक क्लीन रैली आती, लेकिन वहाँ से एक शायद एल्गो से सेलिंग आई है, पता नहीं क्या आया, लेकिन निफ्टी बैंक में सारे शेयर गिर गए। एक भी स्टॉक ऐसा नहीं है जो निफ्टी बैंक में आज आपको सपोर्ट कर रहा हो, सिवाय PSU बैंकों के। PSU बैंकों का इतना वेट है नहीं लेकिन बैंक निफ्टी में, तो दबाव तो है यहाँ पर। बड़ा सपोर्ट है अब 45,600 और 45,500। मेरे ख्याल से आप 45,500 45,600 के बीच में अगर मिले आपको, तो एक कोशिश करिए लीप ऑफ फेथ लेकर, क्योंकि मुझे लग रहा है 45,100 45,200 का जो ब्रेकआउट था वो तो अभी भी इंटैक्ट है। जी हाँ, तो क्लियरली तेजी का ट्रेंड अभी भी कायम है, बस थोड़ी सी तेजी पर आप कह सकते हैं विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। एक हल्का सा कॉमा है, फुल स्टॉप नहीं है। चलिए अब वीरू, गुड आफ्टरनून, बताइए कल हम रोल ओवर की पोजीशंस देख रहे थे, आज किस डेटा पॉइंट पर नजरें हैं? क्योंकि थोड़ा सा शेकआउट ऑफ कोर्स हुआ है इस पूरे यूफोरिया में। जी हर्ष, गुड आफ्टरनून। अनुज, गुड आफ्टरनून। मैं थोड़ा सा रोल ओवर की फिगर से फोकस करूंगा, बाकी इंडिसेस पे अनुज टिप्पणी कर ही चुके हैं। निफ्टी करीब 70, निफ्टी बैंक लगभग 70% रोल ओवर। रोल ओवर्स की स्थिति उसी क्वांटम में है जिस क्वांटम में कल थी। हालांकि थोड़े से अगर आप देखें रोल ओवर्स में आज के इस डिप के बाद थोड़ा सा स्लगिशनेस आई स्टॉक फ्यूचर्स में, स्पेशली 11:30 से लेकर अब तक के समय अवधि में थोड़ी स्लगिशनेस आई है। ग्रासिम नहीं पर ग्रासिम डोमिनेट कर रहा है, ICICI बैंक डोमिनेट कर रहा है, इंडसइंड बैंक डोमिनेट कर रहा है। इन 3 स्टॉक फ्यूचर्स के रोल ओवर विद पॉजिटिव कॉस्ट ऑफ कैरी अच्छे नजर आ रहे हैं। इंडसइंड बैंक 88%, ग्रासिम 92%, ICICI बैंक 89%, आयशा मोटर्स 88%, अदानी पोर्ट्स 87%। एशियन पेंट्स में आज मैंने थोड़ा सा देखा, जरा डायरेक्टर साहब एशियन पेंट्स का चार्ट भी रखिएगा एक बार, आपकी स्क्रीन पे आएगा। 3366 डे लो ऊपर 20 डे में तोड़ रहा है। इसमें पिछले 3 दिन से मैं विटनेस कर रहा हूं काफी शॉर्टिंग, और आज भी इसमें रोल ओवर्स जो हैं वो नेक्स्ट सीरीज में शॉर्ट साइड पे कैरी हो रहे हैं। और एक और चीज, जरा HDFC बैंक भी लेके आइएगा स्क्रीन पे। HDFC बैंक जब आप देखेंगे इस वक्त भी 1674 पे डे लो पर है 10 डे में। आज इसने फाइनली
17 जुलाई के बाद वॉलेट किया और कल से थोड़ा सा सेकंड हाफ से विटनेस में कर रहा हूं कि यहाँ पे शॉर्टिंग हो रही है और आज भी इसमें शॉर्ट साइड पे थोड़े से रोलोवर्स पिकअप हुए हैं। तो ये था लार्ज कैप का हाल। मिड कैप्स में बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जुबिलेंट फूड्स में करीब करीब 91%, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में करीब करीब 90% और लॉरस लैब में करीब 90% रोलोवर देखे गए हैं। तो ये था मिड कैप का हाल। अब मैंने कुछ फार्मा स्टॉक्स का जिक्र किया, एक बार स्क्रीन पे आपके देता हूं। निफ्टी फार्मा 14,991 डे हाई के जोन में प्लस, याद रखिएगा निफ्टी फार्मा का ये ऑल टाइम हाई क्लस्टर है। एक बार हल्का सा फार्मा पे आते हैं और जरा मैं आपको निफ्टी फार्मा के रोलोवर्स दिखाता हूं। अगर आप फार्मा स्पेस में रहें, फार्मा में आज जितने भी रोलोवर्स हैं स्ट्रॉन्ग साइड पे हैं और लॉन्ग साइड पे हैं और उस पर मैं कुछ देर में टिप्पणी करूंगा। लेकिन अनुज, आज सुबह फार्मा को पिक किया गया था सेक्टर ऑफ द डे और आप देखिए ना कि बाजार की टर्बुलेंस में जहां हम निफ्टी बैंक में टिपिकल टेक्निकल कैंडल रिवर्सल देख रहे हैं, निफ्टी में पेन है, ये इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर और डे हाई पर। स्टॉक फ्यूचर्स जिस पर हमने बात भी की थी सुबह, आई थिंक यूएस कारोबार और वहां से बढ़ते रेवेन्यूज, बाजार इस पर हाईलाइट, इस पर फोकस कर रहा है। आज का प्रिफर्ड सेक्टर था, शानदार मूव यहाँ पर। बिल्कुल वीरू, और देखिए इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ देता हूँ। मैं इसके एक रीजंस बता देता हूँ कि क्यों इस तरीके की रैली आ रही है, क्यों हमने सुबह इस सेक्टर को पिक किया था कि यहाँ पर एक आउट परफॉर्मेंस आएगी। सिप्ला में खैर मुझे लग ही रहा था कि सिप्ला में तो बड़ा मूव आएगा। सन फार्मा में भी मुझे लगा था कि टैरो को लेकर इतना होगा नहीं नुकसान, मतलब क्योंकि अगर एक इतना बड़ा सेक्टोरल टेलविंड है तो जो उसका लीडर है वो अच्छा करेगा। 4 रीजंस मैंने रखे हैं जिसकी वजह से ये जो बड़ी रैली आई है फार्मा में, वो मैं बता देता हूँ आपको कि किस तरीके से। पहला सबसे इंपॉर्टेंट, यूएस में जो प्राइसिंग का दबाव घटा और उसकी वजह से जो कंपनीज ने अपनी गाइडेंस दी, सिप्ला ने जिस तरीके से अपनी यूएस को लेकर गाइडेंस दी, वो सबसे कंफर्टिंग था। अब तक जो इंडिया में रैली आ रही थी वो इंडिया सेंट्रिक फार्मा कंपनीज की थी, मैनकाइंड हो गया या फिर ये आपका एल्केम हो गया। अब यूएस फार्मा की बारी थी। सेकंड, जैसे मैंने कहा कंपनियों ने गाइडेंस बढ़ाया, तो ये क्योंकि आपको यूएस में विजिबिलिटी दिख रही है, आपने यहाँ पर गाइडेंस बढ़ाया। तीसरा एक बहुत बड़ा कारण है जो मार्केट को शायद धीरे धीरे समझ में आ रहा है। अब हमने डिस्कस तो कर लिया कि केमिकल स्टॉक्स गिरे हैं और इस बार काफ़ी प्रॉब्लम रही है। केमिकल जहां यूज होते हैं उस सेक्टर के लिए फायदा है। कमोडिटीज का बहुत सिंपल चीज है, अगर कमोडिटी यूजर गिर रहा है तो उसका जो प्रोड्यूसर है वो नुकसान में और वाइस वर्सा। तो अगर केमिकल प्रोड्यूसर के लिए दिक्कत है तो जो यूजर्स हैं उनके लिए फायदा है। ये एक बहुत बड़ा फायदा था फार्मा कंपनियों के लिए और ये अगले 3 महीने के लिए रहने वाला है। और चौथा, वैल्यूएशन एकमात्र ऐसी पॉकेट है इंडिया में जहां पर लार्ज कैप्स में एटलीस्ट हश्ता वैल्यूएशन कंफर्ट है, वो फार्मा स्पेस है। इसके लिए हमने इसको पिक किया था। लेकिन अब हर्षिता के पास चलते हैं और कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स देखते हैं, फिर अपने पैनल को जोड़ेंगे। इनफैक्ट मेरी भी नजर उसी स्पेस पर है। वो सारे ट्रेंडिंग फार्मा काउंटर्स वही है अनडाउटेडली, क्योंकि आज पूरा मूव उधर ही देखने को मिल रहा है साफ तौर से। और आप गौर करें, तगड़े वॉल्यूम्स पर खरीदारी होती हुई दिखाई दे रही है। तो सिप्ला ऑफ कोर्स वायदे का टॉप गेनर है आज, 9.5 से 10% तक का इजाफा। वहां सन फार्मा 2.5% ऊपर और डॉक्टर रेड्डीज में तेजी। अब यहाँ पर कुछ डेटा पॉइंट्स आए हैं लेकिन एक्सपेक्टेशन में डीवीज भाग गया। सन फार्मा में तेजी आती हुई दिखाई दी। दूसरी प्लेट में आप देखेंगे लुपिन, औरो जैसे काउंटर्स भी शामिल है जहां पर खरीदारी आती हुई दिखाई दे रही है। वो देखिए औरोबिंदो फार्मा करीब 6% के गेन्स पर। कोलगेट ऑफ कोर्स जहां पर हमने देखा है हाई डबल डिजिट ग्रोथ टूथपेस्ट सेल्स में कंपनी ने दिखाई है। कमेंट्री अच्छी है, रूरल मार्केट में पिकअप देखने को मिला है, तो वो भी आज का टॉप परफॉर्मर 2000 के पार निकल चुका है। बिरला सॉफ्ट के नंबर्स देखकर बाजार खुश है, 6.5% का इजाफा इधर। और आरईसी के नंबर्स के बाद हम देख रहे हैं 8-8.5% तक की तेजी बनती दिखाई दे रही है। ये वो टॉप परफॉर्मर्स हैं। हालांकि आज जो तेजी पर ब्रेक लगा है वो M&M और आरबीएल बैंक के सौदे को बाजार इतनी आसानी से देख नहीं रहा है। उनको पसंद नहीं आया है, कि उनको लग रहा है कि कैश अपने कोर बिजनेस में लगाते तो ज्यादा बेहतर होता। तो ये 6% करेक्ट कर रहा है। नेस्ले इंडिया ऑफ कोर्स वॉल्यूम आउटलुक नेगेटिव होता हुआ, तो वहां पर प्रेशर। कैनफिन होम्स में दूसरा सत्र बिकवाली का और वोडाफोन में कल जो अच्छी तेजी बनी थी आज हल्का सा करेक्शन बनता दिखाई दे रहा है। ये फिलहाल कुछ स्टॉक्स है जहां पर हमने देखा है प्रेशर क्लियरली बनता दिखाई दिया है। और एक और चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि पिछले हफ्ते ही हम फार्मा काउंटर्स की बात कर रहे थे। आपको याद होगा आशीष महेश्वरी ने मेरे ख्याल में थर्सडे फ्राइडे को ही सजेस्ट किया था कि आपको निफ्टी के फार्मा 20 पर नजरें रखनी चाहिए और वहां पर भी एक तरफा तेजी बनती हुई क्लियरली दिखाई दी है। तो ये कुछ स्टॉक्स है फार्मा वाले जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और निपॉन इंडिया निफ्टी फार्मा ETF आपकी स्क्रीन पर आता हुआ जहां पर एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। लेकिन क्लियरली फार्मा के आगे आज
ज़्यादा स्टॉक्स नहीं है जिनकी हम चर्चा करेंगे। चलिए हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं। ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल हमारे साथ है। टेक्निकल कॉल्स के लिए ऑफ कोर्स प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, शिल्पा राउत, रुचित जैन और आशीष चतुर्मोहता को जोड़ेंगे। प्रशांत सावंत भी हमारा साथ देने वाले हैं। 2:20 पर डोडला डेयरी के नतीजे अच्छे थे। कंपनी के एमडी सुनील रेड्डी हमारे साथ जुड़ेंगे। 2:30 बजे फिर ऑफ कोर्स आपको बताएंगे कि फार्मा स्टॉक्स में आगे और क्या इनसाइट बनता हुआ दिखाई देगा और एमएनएम में इतनी भारी गिरावट में अप्रोच क्या होनी चाहिए। 2:40 पर ऑफ कोर्स 4 का चौका। शिल्पा बताएंगी आपको एफएनओ का नहीं सस्ता ऑप्शन है, बेग योर पार्डन, एफएनओ का सुपरस्टार प्रशांत देंगे। आशीष चतुर्मोहता से समझेंगे चार्ट का चमत्कार। मिड कैप फंडा के लिए राजेश अग्रवाल है। फिर कल आने वाले नतीजों पर ध्यान दिया जाएगा। मैरिको, यूबीएल और एमएनएम फाइनेंस के नतीजे आएंगे, उस पर एक प्रीव्यू लेकर आएंगे। मार्केट बिग वॉइस में एलेक्सा एक्विटीज के दीपन मेहता हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और फिर जायजा लेंगे डीलिंग रूम चेक का और बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड्स। ओके चलिए फिर अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ना शुरू करते हैं और ट्रेड्स लेते हैं, क्योंकि मार्केट अब डे लो पर और निफ्टी अब 19,689 पर। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर, इंडेक्स वीक है लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में अभी भी अच्छा ट्रैक्शन है, तो क्या ट्रेड लेंगे, बाय या सेल? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून टू यू। वाकई में ऐसा ही है, हमको स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है एचडीएफसी लाइफ। स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, करेक्शन भी है, उसके बाद एक बेस बना और बेस बनने का आहिस्ता आहिस्ता रहा, लेकिन आज एक ब्रेकआउट मिला है, उसमें स्ट्रेंथ दिखाई है। इसमें इनहेरेंट स्ट्रेंथ है एचडीएफसी लाइफ में। ट्रेड करा है 667, मुझे लगता है 680 का पोटेंशियल है जाने का, वहां तक जा सकता है, हो सकता होगा 662। एचडीएफसी लाइफ पर ध्यान देना चाहिए। तो 680 तक की तैयारी करता हुआ एचडीएफसी लाइफ एक मोमेंटम इसमें आप लेकर चलेंगे। तेजी वाला ट्रेड है। मानस आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। तो देखिए बिरला सॉफ्ट में खरीदारी करेंगे। करीब 5 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद हमें आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला। वहां पर काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले और ट्रेंड तो पहले से ही पॉजिटिव है, हाई टॉप्स हायर बॉटम्स बन रहे हैं। तो बिरला सॉफ्ट में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है। 393 ये कैश लेवल्स हैं, वहां आपको स्टॉप लॉस लगाना है, तो 393 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और 425 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं बिरला सॉफ्ट में। 420 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। अगस्त मंथ का 14 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पे 9 रुपीज 90 पैसे के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए और 23 रुपीज के टारगेट सेट करिए। ओके, बिरला सॉफ्ट मिड कैप आईटी, मानस जी की कॉल है। अच्छा एक बार जरा निफ्टी बैंक स्क्रीन पे फिर दिखाइएगा। एक बात यहाँ कह दूं बस यहाँ पे थोड़ी सी, कि दोनों इंडिसेस डे लो पर हैं। इन आउट ऑफ लास्ट 4 सेशन निफ्टी के 4 में से इट्स 3rd सेशन जब हम 10 डेमा को स्ट्राइक कर रहे हैं, और निफ्टी बैंक के लास्ट 3 सेशन में से ये 2nd डे है जब हम 10 डेमा को स्ट्राइक कर रहे हैं। दोनों इंडिसेस का अब तक का डे लो 10 डेमा रहा है। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून, आपका कन्विक्शन कॉल क्या रहेगा? जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा अभी के लिए बाय मेरा भी आईटी सेक्टर से है, परसिस्टेंट। हमने इसको प्रभुदास लीलाधर में भी अभी रेकमेंड किया है। यहाँ पे अभी 4737 अगस्त फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 4705 का और यहाँ पे टारगेट्स है 4780 से लेके 4800 तक। चलिए तो ये बात होगी परसिस्टेंट सिस्टम्स की। रुचित गुड आफ्टरनून। रुचित आपकी ट्रेड? जी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेल अपार्ट फ्रॉम फार्मा आई थिंक आज रियल एस्टेट स्पेस पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहां पे भी काफी अच्छा रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस आज दिखा है। आप लार्ज कैप स्टॉक देखेंगे रियलिटी स्पेस में तो सुबह से ही काफी स्ट्रेंथ दिखी है। सो आई थिंक ये एक स्पेस रहेगा जहां पे फिर से एक मोमेंटम आता हुआ नजर आएगा। इसमें ओवरऑल रियलिटी ध्यान करने हैं, जहां पे अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में ये प्राइस अप मूव चल रहा है। सो ओवरऑल रियलिटी करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं 1095 के नीचे स्टॉप लॉस रखे 1150 के टारगेट्स के लिए। ओबरॉय रियल्टी और ये स्टॉक इनफैक्ट 2.5% के गेन्स पर इस समय कारोबार करता हुआ। राजेश अग्रवाल भी हमारे साथ है। राजेश जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या है आज? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, वीरेंद्र जी, अनुज जी, सबको नमस्कार। बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है सबको नमस्कार। ट्रेड आज सिर्फ फार्मा है। अभी आप लोग चर्चा भी कर रहे थे, निफ्टी फार्मा नई ऊंचाइयां देख रहा है, फार्मा स्टॉक्स में बढ़त बनी हुई है, केमिकल स्टॉक्स टूट रहे हैं, जिसका फ़ायदा इनडायरेक्टली रूप से फार्मा को भी मिल रहा है। और मुझे लगता है कि इस स्पेस पे ही थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इसमें हम ऑरोबिंदो फार्मा और शिल्पा मेडिकेयर 2 ऐसी कंपनियां के साथ जाना चाहेंगे। शिल्पा की बात करें तो एपीआई में बड़ा प्लेयर है,
फॉर्मुलेशन में प्रेजेंस बना रहे हैं, ऑन्कोलॉजी नॉन ऑन्कोलॉजी दोनों डिवीज़न अच्छे चल रहे हैं। यूएस, यूरोप, जापान में इनके ऑन्कोलॉजी के प्रोडक्ट्स की एपीआई जा रही है। मुझे लगता है कि यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। कंपनी में डेट भी लो है, वैल्यूएशन सस्ते हैं। शिल्पा में हमारे अंदाज से कम 15-20% की बढ़त आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में हो सकती है। इसके अलावा अगर औरोबिंदो फार्मा की बात करूँ तो आज जिस तरीके के अनाउंसमेंट आए कि $100 मिलियन वो अपने रशियन सब्सिडियरी में निवेश करेगी। रशिया में मार्केट डी स्टॉकिंग जो हुई थी रशिया यूक्रेन के वार के समय, उसके बाद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है फार्मा कंपनीज़ को वहाँ प्रेजेंस बनाने की, और औरोबिंदो ने ये जो इसका कदम उठाए हैं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उसमें नंबर्स में अच्छे प्रभाव पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो यूएस जेनरिक्स के मार्केट में अच्छी रुझान बनी हुई है। उनके तेलंगाना यूनिट को यूएस एफडीए का अप्रूवल पिछले दिनों मिल गया था, और वैल्यूएशन भी अगर आप देखो तो 23-24 की पी पे मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छी अपसाइड दे सकता है, बावजूद इसके कि अच्छा खासा रनअप दिखा चुका है। तो ये 2 स्टॉक हम फार्मा में रिकमेंड करना चाहेंगे इस वक्त। वहाँ पर ही नजरें हैं, वहीं पर बड़े ट्रेड्स इस समय आते हुए, और औरोफार्मा, शिल्पा मेडिकेयर आपने आइडेंटिफाई किया है। अच्छा, कोलगेट का हम जिक्र सुबह में कर रहे थे कि नंबर्स बहुत ही शानदार हैं। हमने ट्रेंडिंग स्टॉक्स में भी इसका जायजा लिया, 6% ऊपर है। लेकिन जो कोलगेट ने आज कर दिखाया है, अब 7% के गेंस पर ये ट्रेड है। बाकी एफएमसीजी कंपनियां नहीं कर पाई हैं, स्पेशली नेस्ले के फ्रंट पर, जहां पर हमने देखा है वॉल्यूम्स को लेकर खासी निराशा हाथ लगती हुई दिखाई दी, तो वहां पर करेक्शन। आज टाटा कंज्यूमर नंबर्स इन लाइन थे तो कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली, क्योंकि पहले वो स्टॉक भाग चुका था। इधर पोजिशनिंग अब मानस आपकी क्या रहेगी? क्या कोलगेट में अभी भी स्कोप है और तेजी करने का आज के नियरली 7-8% के गेन के बाद? देखिए, कोलगेट में थोड़ा वेट करेंगे अब, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक बड़ा मूव 7% का मूव देख लिया है। तो मैं नहीं समझता करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है, लेकिन अगर किसी ने पोजीशन 2 या 3 दिन पहले जब ब्रेकआउट हमने 1850 के ऊपर देखा था, तब किसी ने पोजीशन बनाई थी, तो आप अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करके 1980 पे रख ले। ऊपर की तरफ अभी भी ऐसा लग रहा है कि शायद 2050, 2060 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है। मेरे ख्याल से आज का स्टॉक ऑफ द डे होगा कोलगेट। Q1 के नंबर्स शानदार है और नए मैनेजमेंट का कमाल दिख रहा है। 14% की EPS कैगर में 41 टाइम्स PE FMCG में महंगा नहीं है, खासतौर से MNC कंपनी के लिए। दूसरा बड़ा स्टॉक जो मेरा है वो है सिप्ला। कल रिएक्ट कर चुका है, मुझे पता है मार्केट हाउस में रिएक्ट कर चुका है, लेकिन सिप्ला जैसे स्टॉक्स ना अगले दिन अच्छा रिएक्शन दिखाते हैं। एक तो टॉप लाइन की गाइडेंस बढ़ाई है, एक वहां पे मार्जिन की गाइडेंस बढ़ाई है। इन दोनों का EPS पे इंपैक्ट देखिए आप कितना होगा। सिप्ला एक ऐसा स्टॉक है जो जब चलना शुरू होता है तो फिर वो सीधा हाइज बनाता है। 8% की रैली इस समय आपको सिप्ला में दिखाई दे रही है, बहुत शानदार मूव इस समय। कोलगेट डबल डिजिट टूथपेस्ट सेल्स के बाद आज देखिए स्टॉक 6% ऊपर। बिल्कुल, तो प्रभा नरसिम्हन जो नई MD एंड CEO बनी थी कोलगेट की हर्षदा, और सितंबर 2022 में उन्होंने कारोबार संभाला था, और ये तीसरी तिमाही जिसमें उनका एक क्लियर कट एक विजन काम किया होगा। पहले 2 तिमाही तो बिजनेस संभलने में ही लग गए होंगे, लेकिन मैनेजमेंट चेंज के ना बहुत इम्पैक्ट आते हैं, और लीवर में थी पहले ये, और काफ़ी बड़ा नाम था, और जब से वो आई तब से स्टॉक में एक री रेटिंग हुई है। और आज सुबह जब वो खुला तो मैं थोड़ा हैरान हुआ था, क्योंकि मैं ये बोला था मुझे कि स्टॉक ऑफ द डे होगा, खुला सुबह सुबह 1% ऊपर, लेकिन उसके बाद इसमें अच्छी खासी रैली आई, क्योंकि जिन्होंने कल लिया होगा वो सुबह सुबह निकले होंगे, उसके बाद से ये स्टॉक में रैली आई। और देखिए MNC कंपनी और इस वैल्यूएशन पर, उसमें खासतौर से जो हमने पॉइंट एक्सप्लेन किया था कि 41 टाइम्स ट्रेड करती है, लेकिन उसका आप आगे की ट्रेजेक्टरी देखिए जहां पर आपको 14-15% की EPS कैगर दिख रही है। इसके लिए मुझे हैरानी नहीं होगी, हो सकता है थोड़ी कंसोलिडेशन प्रॉफिट टेकिंग आ जाए हर्षदा, लेकिन ये स्टॉक हमने काफ़ी टाइम से डिस्कस ही नहीं किया है। अभी 2400-2500 तक मुझे लग रहा है कि चला जाएगा, वहां पर जाके थोड़ा शायद महंगा होगा, लेकिन वहां तक की स्पेस, वहां तक की जगह खुल गई है कोलगेट में। और ये जो पॉइंट आपने कहा ना कि ये स्टॉक हमने ज्यादा डिस्कस नहीं किया, क्योंकि स्टॉक ज्यादा कुछ करता नहीं था। Exactly. और बहुत रेयर दिन ऐसे होंगे, आई थिंक इसकी हिस्ट्री में बहुत कम ऐसे दिन होंगे जहां पर इतना बड़ा मूव देखने को मिला है। ये पिछले 6 महीनों में ही धीरे धीरे करके अब 40% के रिटर्न्स दिखा रहा है, लेकिन आज का दिन ऑफ कोर्स इतिहास रच रहा है नंबर्स के बाद। एग्जैक्टली 51% इसमें आई थिंक कोलगेट जो ग्लोबल है उसकी हिस्सेदारी है, और इसमें एक मैं देख रहा था इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग अगर देखूं
तो करीब करीब 2% म्यूचुअल फंड्स का है, LIC का करीब करीब 3% है, FIIs का करीब करीब 21% है, 22%, और उसके बाद बाकी सारा का सारा जो है वो ये सब इंडिविजुअल्स का है। और आज मेरे ख्याल से इसने अपने करियर का हाईएस्ट मार्क टच किया है। जी हाँ, शानदार गेंस। ऑफ कोर्स माइनस कैरेट डिप पर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अग्रवाल साहब, आप भी क्या बायस रखेंगे कोलगेट पर? जिस तरह से ये नंबर्स देखने को मिले हैं, मैनेजमेंट कमेंट्री अच्छी, और ये एक ब्रांड है जो हर घर में लगभग चलता है। जी बिल्कुल, और वर्षों से चलता है, एक तरीके से जेनरिक ब्रांड हो गया है टूथपेस्ट के लिए। और मुझे लगता है कि जो वैल्यूएशन है, जैसे अनुज जी भी अभी बता रहे थे कि एक MNC कंपनी और FMCG में जिसकी ROC ROE अगर आप देखो तो डबल डिजिट में है, और वो इतनी कम PE पे ट्रेड कर रहा है, कहीं ना कहीं ये बहुत ही अंडर वैल्यूड है। मुझे लगता है किसी का नज़रिया अगर 1.5 साल का हो और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो रखता हो तो उसमें एक कॉलगेट का स्टॉक होना बहुत ज़रूरी है। इस वैल्यूएशन पे मैं समझता हूँ बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। हालांकि नतीजों की वजह से आज थोड़े से उछाल पे है, थोड़ा सा अगर कंसोलिडेट करता है, कुछ गिरावट आती है, और बिल्कुल खरीदारी की ही सलाह रहेगी। ओके, इस बीच थोड़ा सा ट्रबल्ड स्टॉक्स की बात करते हैं, जहां पे वाकई सप्लाई आ रही थी, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, फाइनली क्रैक के इंस्टेंसेस मिल रहे हैं। एक बार शिल्पा जी बजाज फाइनेंस को देखिएगा, इसमें कोई राय नहीं, आई मीन ये बात क्लियरली एविडेंट है स्क्रीन पे कि इस पूरी सीरीज में जुलाई में, क्योंकि मैं अभी अपने स्क्रीन पे देख रहा हूँ, डाटा से जरा प्लीज बजाज फाइनेंस का एक बार रोलोवर्स के स्टैट्स रखिएगा कि शॉर्ट रोलोवर्स हो रहे हैं इसमें, और इस पूरे महीने शॉर्ट बने थे। कल अर्निंग्स के वक्त एक पॉसिबिलिटी लग रही थी कि आप इस जोन से निकल जाएं, लेकिन कल 20 डेमा टूटा। आज सेकेंड कंसेक्यूटिव डे 20 डेमा वॉलेट हुआ, और साथ ही साथ पूरी आपका जुलाई का बेस जो है ना शिल्पा जी, वो वॉलेट हो रहा है। आपका व्यू बजाज फाइनेंस पे क्या कहता है? पहला वो व्यू कि जो जिसके पास लॉन्ग है वो क्या करे, और शॉर्ट के पर्सपेक्टिव से क्या तर्क बन रहा है आपका बजाज फाइनेंस में? जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, अगर हम लोग अगस्त का यहाँ पे अभी फ्यूचर्स का भी रेट देखते हैं तो मुझे लगता है यहाँ पे 7500 जोन्स पे तो डेफिनेटली एक यहाँ पे प्रेशर बन गया है, जहाँ पे इसके ऊपर ही कभी ये ट्रेड लेता है डिसाइसिवली तो ही हम लोग 7800 या 8000 तक का बात करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे नीचे डाउन साइड मुझे लगता है वापस 7000-6800 तक आ सकता है, टिल वी डिसाइसिवली डोंट ट्रेड अबव 7500। तो यहाँ पे सेलिंग के लिए तो अभी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव है। आपको यहाँ पे सेल करना है 7500 का, आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, तो आपको ऑन इमीडिएट बेसिस भी आपको 7200 लेवल्स तो आपको देखते हुए मिलेंगे ही, और उसके नीचे और सस्टेन होता है तो आपको 6800 भी आपको एक काउंटर पे आते हुए मिलेगा। बजाज फाइनेंस। चलिए अब आशीष चतुर्मोहता को भी जोड़ लेते हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून। थोड़ा टफ और रफ डे मार्केट के लिए आपका व्यू और आपका स्टॉक पिक। गुड आफ्टरनून अनुज। बिल्कुल, तो देखिए मेरे हिसाब से बाजार में जैसे आपने कहा कि थोड़ा सा प्रेशर भी बन रहा है और एक लोअर टॉप लोअर बॉटम शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम पे बन रहे हैं, तो शायद एक डिप जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। बट स्पेस जो हमें अच्छा लग रहा है उसमें कैपिटल गुड्स स्पेस है, जहां पर L&T के रिजल्ट के बाद एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट देखने को नजर आया। तो L&T तो हमें पसंद है, जिसकी हमने कल चर्चा भी की थी। बट इसी स्पेस में जो दूसरा स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है वो है सीमेंस, जहां मुझे लगता है कि वीकली कंसोलिडेशन काफी अच्छा हो चुका है। करीब 7-8 हफ्ते हो गए जब स्टॉक ने अपने आप को 3600 पे अच्छा एक प्रोटेक्शन दिया है, और कंटिन्यूसली 3750 के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मेरा मानना है कि सीमेंस एक अच्छी पिक होगी। डिस्क्लोजर है कि स्टॉक हमारे कैपिटल गुड्स स्पेस के अंदर में, एलोकेशन के अंदर में हम पोर्टफोलियो में रखते हैं। तो मुझे लगता है 3680 पे एक अच्छा सपोर्ट अब यहाँ पर शॉर्ट टर्म में नजर आएगा, और इवेंचुअली स्टॉक अपने पुराने ऑल टाइम हाई जो कि 4000 के आसपास बने थे उसको क्रॉस करते हुए आपको आने वाले दिनों में नजर आएगा। तो मेरे हिसाब से सीमेंस एक अच्छी पिक है करंट लेवल्स पर कैपिटल गुड्स स्पेस के अंदर। तो सीमेंस में एक अच्छी तेजी आगे बनती हुई दिखाई देगी, इस पर आप ध्यान जरूर दें। अच्छा, एक बार PSU बैंकों की हम पिछले 2 दिनों में बात कर रहे थे। कैनरा बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि वहां पर अगस्त सीरीज में लगभग 2-3% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है। ओपन इंटरेस्ट ट्रेडिशन ऑफ कोर्स वहां पर मजबूत दिखाई देगा। कुछ देर पहले इंडियन बैंक के नतीजे आए, और ये एक और तिमाही जहां पर हमने देखा है, एक और बैंक रादर जहां पर परफॉर्मेंस अच्छा आता हुआ, 1708 करोड़ का नेट प्रॉफिट, एसेट क्वालिटी में कुछ सुधार बनता हुआ, वो इंडियन बैंक के कॉन्टेक्स्ट में था। इस समय अगर कोई नया ट्रेड लेना है मानस इन PSU बैंकों में, कंस्ट्रिंग निजी बैंकों की तरफ से आज खासा दबाव देखने को मिल रहा है,
कैनरा, इंडियन, इनमें से कोई आपको पसंद है या फिर सेफ खेलेंगे, एसबीआई के साथ रहना बेहतर? देखिए, मैं प्रेफर करूंगा कि मैं कैनरा बैंक में पोजीशन लूं। उसका रीजन ये है, देखिए अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा देख लीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखिए, तो वहां पर एक कंसोलिडेशन दिखता है। लेकिन कैनरा बैंक में जो स्ट्रेंथ है वो अभी बनी हुई है, हाई टॉप साइड बटन अभी बन रहे हैं। आज वीक मार्केट में भी हमने लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखा, तो कैनरा बैंक में अभी खरीदारी करने की राय रहेगी। 334 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और आई थिंक 365 से लेकर 375 तक के टारगेट्स आपको आने वाले 1 से 2 हफ्ते में कैनरा बैंक दिखा सकता है। ओके अच्छा, पीएसयू बैंकों की बात हुई है तो आशीष चतुर्मुरा से भी एक व्यू ले लेते हैं। पीएसयू बैंक निफ्टी एक बार वो लेकर आइए जरा, क्योंकि ये लगातार आशीष ने रेकमेंड किया चैनल पर। पीएसयू बैंक निफ्टी का जो ईटीएफ है, आई थिंक उसमें शानदार मूव्स रहे हैं। ये देखिए आज का मूव है, लेकिन इसका जरा 6 महीने का चार्ट लेकर आइए और 6 महीने का चार्ट देखते हैं इसका। मेरे ख्याल से हमने जब पहली बार डिस्कशन की थी तो शायद 38 या 39 रुपए के करीब था, मतलब वो आसपास ही था, उसके 40 रुपए के आसपास ही था ये उस समय। अभी 51 रुपए पर है। आशीष, यहाँ पर आपकी लगातार पॉजिटिव व्यू रहा है यहाँ पर। अभी भी यही बेस्ट तरीका है इसको अप्रोच करने का, या कोई इंडिविजुअल स्टॉक के थ्रू अप्रोच करेंगे? नहीं तो अनुज देखिए, एसबीआई तो हमें पसंद है, पर हमें लगता है कि पीएसयू बैंक भी सीटीएफ को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीएसयू बैंक्स में कई स्टॉक ऐसे भी हैं जो आपको 0.4, 0.5 टाइम को प्राइस टू बुक पे मिल रहा है। कुछ ऐसे जहां पे 0.7, 0.8 टाइम का प्राइस टू बुक है, और एसबीआई जैसा स्टॉक है जो कि एक रीजनेबली अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका पूरा ब्लेंड को अगर से आप एडवांटेज लेना चाहते हो तो मेरे हिसाब से पीएसयू बैंक भी सीटीएफ करंट लेवल्स पे भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ पर पे लोन ग्रोथ मोमेंटम जो है वो पूरे पीएसयू बैंक्स के अंदर में अच्छा खासा नजर आ रहा है। तो उसको प्ले करने का सबसे बढ़िया तरीका कुछ है तो वो है रिलायंस का पीएसयू बैंक इसका ईटीएफ लेने का, जो करीब करीब अभी 51 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। और टेक्निकली आप देखेंगे तो 12-13 साल के कंसोलिडेशन के बाद अब जाकर कहीं ना कहीं 2011 के लेवल के ऊपर कंटिन्यूस बेसिस पर भी ये सस्टेन हो रहा है। तो इसको एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट की कैटेगरी में आपको रखना चाहिए। और इसको देखते हुए मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये ईटीएफ आपको 60 रुपए तक होता हुआ नजर आएगा। तो अगर से 3 से 5 महीने का व्यू लें तो ये 20 से 30% की तेजी मुझे लगता है इस पूरे ईटीएफ में आपको देखने को नजर आ सकती है। चलिए फिर ये हो गया पीएसयू बैंक ईटीएफ। डॉक्टर लाल के नंबर्स आ रहे हैं स्क्रीन पर आपके। कंसोलिडेटेड मुनाफा 58 करोड़ से बढ़कर करीब 83 करोड़, तो अच्छा नंबर माना जाएगा ये। और उसके अलावा दूसरा नंबर क्या है, आय 503 करोड़ से बढ़कर 541 करोड़। यहाँ कुछ खास जंप नहीं है हर्षदा, प्रॉफिट अच्छा है। तो देखते हैं किस वजह से इस प्रॉफिट में इतनी जंप आई है। तो ये इनफैक्ट आगे इसको रिविजिट करेंगे। स्टॉक आपके सामने 70 रुपए ऊपर करीब 3% के गेंस पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्योंकि नतीजों की बात हो रही है, हमारे साथ अब डोडला डेयरी का मैनेजमेंट जुड़ गया है। दरअसल ये क्वार्टर स्ट्रॉन्ग रहा है, रेवेन्यू में 15% की ग्रोथ देखने को मिली, मुनाफा उस तरफ 40% की उछाल दिखाने में कामयाब रहा। एबिटा मार्जिन्स में भी हमने देखा एक बहुत स्ट्रॉन्ग उछाल देखने को मिला है। और डिटेल में और आगे के आउटलुक पर बात करने के लिए कंपनी के एमडी सुनील रेड्डी हमारे साथ है। रेड्डी साहब, कांग्रेचुलेशंस, एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर देखने को मिला है। पहले अगर कुछ डिफाइन कर सके, ये मार्जिन्स कौन सा फैक्टर है जो ड्राइव कर रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है मार्जिन्स में। थैंक यू मैम, आपके शो में आने अपॉर्चुनिटी देने के लिए। हमारा मार्जिन्स का इंक्रीज आया है क्योंकि हमारा प्रोक्योरमेंट का प्राइस लास्ट ईयर लंपी स्किन डिजीज के कारण या वेदर के कारण प्रोक्योरमेंट का प्राइसेस बहुत ज़्यादा हुआ था। वो प्राइसेस हमने कंज्यूमर को पास कर दिया था। एक क्वार्टर में जो थोड़ा सा प्रोक्योरमेंट का प्राइस करेक्शन हुआ है सिस्टम में मिल्क ज़्यादा आने से, वो प्राइस करेक्शन के रीज़न से हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुआ है। ये प्रॉफिटेबिलिटी इज द नॉर्मल प्रॉफिटेबिलिटी। वी हैव कम बैक टू नॉर्मल प्रॉफिटेबिलिटी लेवल्स। रेड्डी साहब, गुड आफ्टरनून। तो सिस्टम में मिल्क, चीज़, ये सब इन्फ्लेशन इतने हाई क्यों है? क्या कारण है कि मिल्क प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं, और यहाँ से क्या व्यू है प्राइसेस को लेकर? तो मिल्क प्राइसेस का बढ़ावा अभी तक जो आया था मोस्टली वो लास्ट ईयर का जो प्राइस इंक्रीज हुआ था, अगर यूक्रेन वॉर बोलिएगा, जो ग्रेन प्राइसेस का इन्फ्लेशन हुआ था, सबके कारण मिल्क प्राइसेस का इंक्रीज हुआ था। वो इंक्रीज हमने अभी कंज्यूमर को पास कर दिया है सर। तो उसी हिसाब से हमारा मार्जिन जो है अभी हम मेंटेन कर पा रहे हैं। पहला लास्ट ईयर में जो भी मिल्क प्राइस का इंक्रीज होता था, कंज्यूमर को पास करने में अगर 2-3 महीने का डिले हुआ था, उसी के कारण थोड़ा सा म्यूटेड था प्रॉफिटेबिलिटी।
दिस टाइम प्रोक्योरमेंट प्राइस स्टेबल है, थोड़ा कम हुआ है, एंड जो प्राइसेस हमने ऑलरेडी पास किया है कस्टमर को, उसी हिसाब से मार्जिन्स आर इम्प्रूव्ड। ओके सर, यहाँ पे मैं वेब सेल्स को देखूं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट सेल्स को देखूं, तो उन्होंने स्ट्रांगली कंट्रीब्यूट किया, 32% अप्रोक्सीमेटली कंट्रीब्यूशन था। अगले आने वाले कुछ क्वार्टर्स में इनका कंट्रीब्यूशन और कितना बढ़ जाएगा? और एक और चीज़ पूछनी थी मुझे इसको कि ये जो वेब प्रोडक्ट्स में सर कुछ प्राइस हाइक्स लिए हैं आपने, क्योंकि दो चीज़ें तो हैं, प्राइस हाइक्स हुए हैं या फिर ग्रामेज कम की गई है, क्या मैं सही हूँ? और यहाँ से रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन और आगे कितना देखते हैं आप टोटल रेवेन्यू में? सो बेसिकली आप परफेक्टली राइट है सर। अभी हमारा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन ये क्वार्टर में 32% था। वो भी अच्छा क्वार्टर है, क्योंकि वो पहला क्वार्टर में हमारा आइसक्रीम और फर्मेंटेड प्रोडक्ट का सेल ज्यादा होता है। वो इसी तरह से वी विल कंटिन्यू फॉर द रिमेनिंग क्वार्टर्स आल्सो सर। वो मोस्टली प्राइस इंक्रीज था और ग्रामेज कम करना भी पड़ा था, बिकॉज पैक प्राइस का वी कुडंट इंक्रीज टू मच ऑफ प्राइस, वी आर ट्राइंग टू कीप दोस 10 रुपी का प्राइस पॉइंट। सो वॉल्यूम के हिसाब से स्टैग्फ्लेशन जैसा हमारा वॉल्यूम थोड़ा कम हुआ है बिकॉज ऑफ द पैक में वॉल्यूम कम करने से, बट वैल्यू वाइज इट्स ऑल इंक्रीज्ड। ओके अच्छा सर, फुल ईयर को लेके, मतलब इस वित्त वर्ष के अंत तक, फाइनेंशियल ईयर के अंत तक, आप जो ये आपका टॉप लाइन है वो कहाँ तक जाता देखते हैं क्वार्टरली बेसिस पे? मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि आप थोड़ा सा ऑपरेशंस को एक्सपेंड भी कर रहे हैं, कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो ये टॉप लाइन की बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल कितनी गुंजाइश नजर आ रही है? So normally we have a CAGR of around 15% sir by revenue. This year also we are confident of maintaining 15% revenue growth. मिस्टर रेड्डी, अगर, क्योंकि आपने पहले कहा कि नाउ बिजनेस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, ऐसे में आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कहाँ पर है और क्या स्कोप है और बेहतर इसे करने का? अभी हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 70 to 75% के आसपास होते हैं, बिकॉज डेयरी इज ऑल्सो सीजनल इंडस्ट्री। हम वी कीप एक्स्ट्रा कैपेसिटीज अगर कोई सीजन में एक्सपेक्टेशन के ज्यादा है तो कन्वर्ट करने के लिए। सो वी विल स्टिल हैव एटलीस्ट 15% ऑफ कैपेसिटी लेफ्ट विद अस। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ बात करने के लिए आपका सर, और ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल। चलिए, डोडला डेयरी काफ़ी आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। ये आईपीओ आया था इसका लास्ट ईयर, और उसके बाद से एक अच्छी रैली इसमें। इनफैक्ट आज का चार्ट ये, लेकिन एक स्लाइटली लॉन्गर टर्म चार्ट लेकर आइए, 12 महीने का चार्ट, करीब करीब 52% के मूव यहाँ पर रहे हैं। राजेश अग्रवाल जी, गुड आफ्टरनून, कोई व्यू आपका डोडला डेयरी पर? गुड आफ्टरनून अनिल जी। डोडला डेयरी अगर आप देखो तो नंबर्स अच्छे आए थे, जो अभी कल परसों में आए हैं, 40% के आसपास बॉटम लाइन में जम देखी गई। जैसे अभी वीरू भी बता रहे थे कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ा है और वहाँ पर उनका फोकस बना हुआ है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ठीक ठाक परफॉर्म कर पाएगी, क्योंकि मास प्रोडक्ट है। बट अगर आप देखो तो लास्ट कुछ एक दिनों में जिस तरीके की 40 ने दिखाई और जितनी बढ़त बन गई है, मुझे लगता है कि जो भी पॉजिटिव्स है ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, तो निवेश की इस वक्त इसमें कोई सलाह नहीं रहेगी। ओके, निवेश की कोई फर्दर टाइमिंग राय नहीं है। मेरे ख्याल से शायद राजेश जी का तर्क ये भी है कि थोड़ा सा कूलिंग ऑफ होने दीजिए, तब शायद कोई आपको कॉल लेनी चाहिए। निफ्टी एट डे लो नाउ इट्स 19656। थोड़ा इंडेक्स को लेकर बात करते हैं अनुज। जो हमारा कल का पुल बैक था, उसके पीछे एक बहुत बड़ी थ्योरी ये भी थी कि हमने 10 डे पे रेस्ट लिया, हम बहुत एक ओवरबॉट ट्रेजेक्टरी में थे, इंडिकेटर्स ने कोई कूल ऑफ चाहिए था, वो कूल ऑफ मिला था। बट सेकेंड कंसेक्यूटिव डे, और इनफैक्ट निफ्टी का आउट ऑफ 4 डेज थर्ड टाइम ये टच है 10 डे को, और मेरे ख्याल से सेकेंड टाइम इंटरडे वॉल्यूशन है। अभी मेरे को नहीं मालूम क्लोज का आएगा, बट थोड़ा सा जिस प्रकार से स्टॉक्स पे रिएक्शन आ रहे हैं, जिस तरीके से हम बार बार टेंडेमा को वॉलेट करने की टेंडेंसी को डेवलप कर रहे हैं, कोई मैसेज देता हुआ इंडेक्स इस वक्त? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पहला मैसेज तो ये है कि वो सुबह वाली जो स्ट्रैटेजी थी वो एकदम गलत पड़ी आज। एकदम मार्केट ने एकदम उसका उल्टा मुंह दिखाया, लेकिन ठीक है, मार्केट में ये सब चलता रहता है। लेकिन जो आपने बोला ना, वो बात एकदम सही है कि कल की स्टेबिलिटी के बाद और परसों भी इंट्राडे लो से जो स्टेबिलिटी आई थी, एक मेरा व्यू तो ये बन रहा था कि मार्केट ने एक तरीके का बॉटम बना लिया था और अब हम वापस तैयार थे पुराने हाइस की तरफ जाने के लिए। लेकिन अब मार्केट का वर्डिक्ट सबसे ऊपर है। अगर मार्केट का वर्डिक्ट है कि ये चीज़ ख़राब हो रही है, आज खैर एक्सपायरी है तो एक दिन और दे दें इसको, लेकिन एक्सपायरी और नो एक्सपायरी आज की जो रेड बार है बहुत बड़ी है, और 19,610 जो हमारा लो था उसके अगर नीचे निकल गए तो बहुत तकलीफ होगी।
और बैंक निफ्टी में भी जिस तरीके से HDFC बैंक आज गिरा है वो एक क्लियर कट एक नेगेटिव है मार्केट के लिए, आप उसको विषय में नहीं कर सकते। लेकिन ठीक है, एक बार कल का मूव और देख लेते हैं। और वैसे अभी खैर 1 घंटा बचा है लास्ट का, 3 PM मूव बाकी है। यू नेवर नो, 3 बजे शायद हो सकता है रिकवरी आ जाए मिराकुलसली, उसको नोटिस कर लेंगे। लेकिन एक काम करते हैं, अब यतिन भी जुड़ गए स्टूडियो में। आज M&M जो मार्केट का एक डार्लिंग रहा है पिछले 3 महीने से, आज एकदम से ऐसा लग रहा है कि सबने छोड़ दिया उसको यतिन। और ठीक है, उन्होंने ये कल अनाउंसमेंट की थी, ऐसा क्या मार्केट को बुरा लगा कि 6% गिरेगा स्टॉक? तो ये मार्केट का डार्लिंग स्टॉक इसीलिए बना था क्योंकि जब अनीशा आए थे तो उन्होंने सबसे पहली बात ये की थी कि कैश बर्निंग बिजनेसेस और जो नॉन कोर बिजनेसेस हैं उस पे फोकस हटा के कोर ऑटोमोटिव बिजनेस पे ध्यान दिया जाएगा। और उसके विपरीत जो RBL बैंक में इन्होंने 3.5-4% हिस्सा खरीदा है 400 करोड़ से थोड़े ऊपर के दाम में टोटल वैल्यू टर्म्स में, और यहाँ से भी उनकी योजना है कि 9.9 तक ले जाए। तो शायद बाजार को ये पसंद नहीं आया कि जो ये 1000-1200 करोड़ रुपए का कुल खर्च अगर मार्केट प्राइस पे RBL बैंक के शेयर खरीदने में चले जाएं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस जहाँ इनको फंडिंग चाहिए उसको कैसे, वो ग्रोथ को कैसे फंड करेंगे, दूसरे एक्सपेंशन प्लान्स को कैसे फंड करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये कैश का यूज़, मिसयूज़ या ऑल्टरनेटिव यूज़ जो बेटर तरीके से आप अपने कैपिटल को एलोकेट कर सकते हैं, वो एक पॉइंट पे बाजार ने आज इस स्टॉक को पनिश किया है और लगभग 6.5%, लगभग डेज लो पे अब ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ा है। तो शायद ये जो कंपनी की स्ट्रैटेजी थी उसके अगेंस्ट ये जो स्टेक बाय है, और नॉन कोरी है, ऐसा कोई है नहीं कि महिंद्रा ग्रुप पर ऑलरेडी M&M फाइनेंस के थ्रू फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस में एक्सपोजर है। तो RBL बैंक क्यों लिया, कैसे लिया और कितना लेंगे, इस पे अभी भी उन्होंने आंसर्स नहीं दिए। चलो, कितना लेंगे तो बोला है 9.9% के ऊपर नहीं लेंगे, लेकिन स्कोप है। अब कंसिडरिंग उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि 9.9% के ऊपर हिस्सा नहीं बढ़ाएंगे तो शायद और बढ़ा सकते हैं, वो भी एक नेगेटिव रहेगा इसमें यातिन। बिल्कुल, और देखिए क्लैरिटी आनी चाहिए थी। 1-2 लाइन का स्टेटमेंट भेजने से ऑब्वियसली मार्केट को क्लैरिटी नहीं मिली। क्या ये M&M फाइनेंशियल और RBL बैंक के मर्जर की तरफ जा रही है चीज़, या RBL बैंक एक ऐसी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट रहेगा, नॉन स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट रहेगा, या ये 9% का आगे क्या होगा कि या 9 से 15-20 ले जाएंगे इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ऑब्वियसली अभी 9.9 का डिस्क्लोजर ज़रूर दिया है, लेकिन ये वक्त ही बताएगा कि ये RBL के साथ क्या करना चाहते हैं। ओके, और मेरा एक और सवाल ये है कि 197 पे लिया था आपने, तो आपने डिस्क्लोज क्यों नहीं किया अब तक? मतलब ठीक है, हो सकता है कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ना रही हो, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट तभी रही हो, लेकिन जब तक आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए लगातार, तब तक आपने क्यों नहीं डिस्क्लोज किया इसको? आपको डिस्क्लोज करना चाहिए था। आप मतलब महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है और कुछ नहीं, तो एक उस चीज़ का आपको एक ध्यान रखकर जिस दिन ही आपका 1% क्रॉस हुआ था उसी दिन आपको डिस्क्लोज कर देना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो खैर वो अलग एंगस्ट है। बट आर्ग्यूमेंट ऑलवेज ये होती है ना कि अगर मुझे 10 लेने हैं तो जब मैं 1 ले रहा हूं तो मैं क्यों बताऊं? अगर मैं मार्केट को बता दूं तो प्राइस यू हैव टू पे द प्राइस। लेकिन अगर आप वही एग्जैक्टली, लेकिन ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट बात नहीं कर रहा। हाल फिलहाल में नेटवर्क से बातचीत हुई और ये सवाल स्पेसिफिकली पूछा गया था कि और कहां पे आप लोगों ने एक्विजिशंस किए हैं, और तब साफ कहा था कि नो वे फोकसिंग ऑन अ कोर बिजनेस। नहीं बिल्कुल। खैर एनीवे, अब देखिए इसमें बहुत चीजें हैं एक्चुअली, क्योंकि अगर आप देखें पिछले 1 साल में RBI का एक क्लियर मैंडेट रहा है कि एक बियॉन्ड अ पॉइंट NBFC नहीं सस्टेन कर सकती है, तो NBFC इसको बैंक में मर्ज करें। फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक और HDFC का मर्जर, IDFC बैंक और IDFC का जो रिवर्स मर्जर हुआ था। अब मैं ये कह नहीं रहा हूँ कि ये एक मतलब इसमें तार जोड़ने चाहिए कोई, क्योंकि M&M की भी एक फाइनेंशियल कंपनी है और RBL बैंक इन द पास्ट काफ़ी ट्रबल रहा है। अब हालांकि उसमें रिकवरी आ रही है, तो कोई भी स्टोरी हो सकती है। खैर, लेकिन फिर भी मतलब मेरे ख्याल से डिस्क्लोज करना चाहिए। खैर एनीवे, ये बात हो गई M&M की। फार्मा की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडेक्स में 3% की तेज़ी है। सुबह हमने डिस्कशन किया था इस पर कि यहाँ तेज़ी रहेगी, लेकिन यतिन से जान लेते हैं कि क्या एग्जैक्ट रीजंस रहे हैं इस तेज़ी के लिए। तो फार्मा स्टॉक्स की बात करें तो ईयर टू डेट या 3 मंथ बेसिस पे टॉप 3 इंडेक्सेस में से एक गेनिंग इंडेक्स जो है वो फार्मा का इंडेक्स है। अगर हम ईयर टू डेट देख लें तो फार्मा इंडेक्स में आपको डबल डिजिट तेजी आती हुई नजर पड़ी है। ऑब्वियसली इसके पीछे के कारण क्या हैं? 2 लार्ज कैप फार्मा कंपनीज ने अपने रिजल्ट्स दिए। सबसे पहले सिप्ला, क्योंकि ऑब्वियसली वो टॉप गेनर है, इन्होंने अपना मार्जिन गाइडेंस लगभग 22% की रेंज से 23% की रेंज तक बढ़ाया है। मोर इम्पॉर्टेंटली डोमेस्टिक जो मार्केट है जहां सिप्ला
बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। यहाँ भी एक डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ बताई है। तो बाजार को ये दो चीज़ें पसंद आई, एक ओवरऑल मार्जिन एक्सपेंशन की स्टोरी और दूसरा डोमेस्टिक मार्केट में आपने अच्छा ग्रोथ किया। दूसरा, डॉक्टर रेड्डी से सब CNBC आवाज़ ने बातचीत की तो येस्टरडे उन्होंने मुझे कहा कि मार्जिन्स यहाँ से अपटिक देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो US में प्राइसिंग प्रेशर थे वो ईज हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो बढ़े हुए थे, एलिवेटेड लेवल पे थे, और ड्रग शॉर्टेजेस भी अपना काम कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो US की प्राइसिंग इरोजन है या US के जो प्राइस प्रेशर्स हैं वो ईज होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं काफ़ी सारी फार्मा कंपनीज को। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिंजीन ने भी कहा है कि ग्लोबली जो इनके क्लाइंट्स है वो काफ़ी रोबस्ट तरीके से बिजनेस दे रहे हैं और यहाँ भी आपको ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी। सिप्ला की स्पेसिफिकली बात करें तो इन्होंने 10 से 15 एंडाज यानी नए एप्लीकेशन ड्रग डिस्कवरीज को फाइलिंग करने के लिए गाइड किया है, जो कि अच्छा है। एलारा ने स्टॉक को अपग्रेड किया है और प्रॉफिट ग्रोथ कहें तो Q1 की प्रॉफिट ग्रोथ सिप्ला की लगभग 45% रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। डॉक्टर रेड्डीज की प्रॉफिट ग्रोथ 18% रही है। ऑब्वियसली रेवलिमिड जो कि एक कैंसर ड्रग है, इसकी शिपिंग बहुत ज़्यादा थी क्वार्टर में, जिसके कारण अच्छा आपको प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई पड़ा है। और सिंजीन की भी लगभग 26% की आपको प्रॉफिट ग्रोथ दिखी है Q2 में। तो अभी तक के जो रिजल्ट्स आए हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त हैं। और आपके स्क्रीन पे जो फार्मा के ईयर टू डेट रिटर्न्स घूम रहे हैं, ऑरोबिंदो और ग्लेनमार्क, ये दोनों स्टॉक्स डबल हो गए हैं ईयर टू डेट, यानी पिछले 5-6 महीनों में स्टॉक में डबल डिजिट गेन्स आपने देखे हैं। फार्मा इंडेक्स 20% चला है और अगर आप जाइडस की बात करें तो ये शेयर भी लगभग 55% ऊपर है। तो यहाँ पर हमने देखा है बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिला है, शानदार तेजी इन सभी स्टॉक्स में, और नंबर्स जो आए हैं उससे उम्मीद है कि बाकी कंपनियों का भी US बिजनेस बेहतर होगा और प्राइसिंग प्रेशर की जो चिंता थी वो अबेट होती हुई दिखाई देगी। अच्छा, इस बीच निफ्टी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि ये डे लो को टेस्ट करता हुआ दिखाई दिया था। 615 तक हम निफ्टी को फिसलता देख रहे हैं। अब 19,625 के लेवल्स, 152 अंकों का नुकसान और 400 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट निफ्टी बैंक में। प्रशांत सावंत हमारे साथ है। प्रशांत, सुबह में तो एवरीथिंग लुक्ड रियली नाइस, लेकिन ये आपको लग रहा है अगले 15 मिनटों में किसी तरह के रिवर्सल की उम्मीद करनी चाहिए या नहीं? हर्षा जी, गुड आफ्टरनून। अनुज जी, वीरू जी, एंड गुड आफ्टरनून द पैनल। यहाँ पे जो चीज मैंने थोड़ी देर पहले कही थी कि जो 46,000 की कॉल थी वो ओपनिंग में राइटर्स के खिलाफ गई थी, बट जैसे ही उनके ग्रिप में आई वहां दिख रहा था कि एक्सपायरी ना ही बैंक निफ्टी ना ही निफ्टी सपोर्ट करेंगे, और सुबह रिलायंस की ओपनिंग में वीकनेस थी। तो मैं कोई बड़ा रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट एक नजरिया ये है कि आज ये एक्सपायरी के हिसाब से मैं इसलिए कल के दिन एक दिन वेट करूंगा और फिर मैं डिसीजन लूंगा कि लॉन्ग ओनली अप्रोच रखना है या इसे चेंज करना है। फिलहाल मैं एक दिन के बेसिस पे नेगेटिव नहीं होऊंगा। आज सिर्फ इंडेक्स में कोई ट्रेड रखूंगा नहीं मैं, डेफिनेटली कल मैं वॉचफुल रहूंगा। अगर हम फिर से 19,700 के ऊपर निकल जाए तो मुझे लग रहा है थिंग्स विल बी बैक टू नॉर्मल। 700 के ऊपर निकल जाएं तो आज दो चीज़ें हुई जैसे कि प्रशांत टिप्पणी कर रहे हैं। पहले हमने 800 को तोड़ा इंट्राडे में, जिसके ऊपर ओपन हुए थे, फिर 700 को तोड़ा, अभी हम डे लो पर हैं। हालांकि इंडेक्स पे वो कोई कॉल नहीं ले रहे हैं। एक दो स्टॉक्स पे और बात कर रहे थे जो कि थोड़ा सा पेनफुल लग रहे हैं। आप जरा एक बार आप कोटक महिंद्रा बैंक को लेके आइएगा। कोटक इस वक्त डे लो की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ 1868। मानस, आपका व्यू क्या कहता है कोटक में आज का फेलियर? इनफैक्ट लास्ट 3 सेशन का प्लीज कैंडलस्टिक चार्ट पे जरा टेंडेमा ड्रॉ कर दीजिएगा। ये एक पेन पॉइंट रहा है बैंक निफ्टी में और आज इसका लो एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रहा है। आप कोटक महिंद्रा बैंक में किसी पुट ऑप्शन को रखने का या फिर कोई नेगेटिव साइड का या फिर शॉर्ट साइड का व्यू है कोटक में? मैं वेट करूंगा वीरेंद्र जी, क्योंकि जब तक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता रहेगा तब तक शॉर्ट साइड पे ट्रेड नहीं रहेगा। आई थिंक ये रेंज बाउंड चल रहा है और जब 1910 के लेवल्स ब्रेक हो तभी यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 1845 जो कि इसका 200 डे मूविंग एवरेज है उसके नीचे स्टॉप लॉस रख के आप बने रह सकते हैं। फ्रेश खरीदारी या फ्रेश बिकवाली करने का ट्रेड नहीं रहेगा कोटक बैंक में। ओके, कोटक बैंक में अभी के लिए फ्रेश बिकवाली का ट्रेड नहीं रहेगा। मार्केट ने कल परसों का लो 19610 अभी के लिए बचाया 19630, लेकिन देखते हैं वीकनेस काफ़ी बढ़ गई है और बैंक निफ्टी 450 पॉइंट नीचे। अब 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। शिल्पा जी से लेंगे सस्ता ऑप्शन पहले। शिल्पा जी बताइए। अनुज जी, मेरा सस्ता ऑप्शन रहेगा, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू अभी है। मुझे सिटी यूनियन बैंक CU भी अच्छा लग रहा है अगस्त सीरीज के लिए।
आज का ये जो सेल ऑफ है मुझे लगता है मोर ऑफ एक्सपायरी है, रोल ओवर्स है, तो यहाँ पे थोड़ा टर्बुलेंस है, आई अग्री, लेकिन यहाँ पे हम लोग सपोर्ट जोन्स पे ही है। मुझे लगता है देन अगेन विल मूव टुवर्ड्स 46,000 46,500। तो इसमें सीयू भी मुझे लगता है बहुत वेल प्लेस्ड है। इसमें थोड़ा पार्टिसिपेशन कम भी हुआ है इन दिस रैली ऑफ बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे सीयूबी का अगस्त सीरीज का 135 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी 5.50 ₹5.5 ₹5.70 भी ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। इसमें आप ₹3 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। टारगेट्स टुवर्ड्स 9 एंड मे बी 11 ऑल्सो आपको इसमें आते हुए मिलेंगे। बैंक तेजी वाला ट्रेड 135 का कॉल, 10 के टारगेट के लिए एक मौका। इस समय आपको ऑप्शन मिल रहा है ₹5.50 पर। प्रशांत, आपका ट्रेड एफएनओ सुपरस्टार। जी आशा जी, मुझे लग रहा है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त एस्ट्रल एक अच्छा ट्रेड रहेगा। करीबन 1890 पे स्पॉट ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे 1845 1845 मेरा स्टॉप लॉस होगा, और जो टारगेट में देख रहा हूँ वो करीबन 1975 1975 से लेकर 1980 तक देख। ओके, एस्ट्रल बाय अभी भी स्ट्रॉन्ग मूड में है ये स्टॉक का। चार के चमत्कार के लिए चलते हैं आशीष जी के पास। आशीष जी बताइए आपका चार के चमत्कार स्टॉक। तो वीरेंद्र, क्योंकि बाजार में थोड़ी वीकनेस है तो हम थोड़ा लार्ज कैप क्वालिटी नेम पे जाएंगे, और वहां मुझे लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बहुत ही बेहतरीन पिक लग रही है, क्योंकि 6 महीने का कंसोलिडेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कंप्लीट किया है। दिसंबर 2022 में स्टॉक ने करीब करीब 634-35 का हाई बनाया था, और वहां पर पे कंटिन्यूस एक रीटेस्टिंग होने की कोशिश हो रही है। और जिस तरह से पीएसयू बैंक्स में एक तेजी है, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि ये जो 6 महीने का कंसोलिडेशन है ये इवेंचुअली ब्रेकआउट होगा, और स्टॉक 660 से 670 की ट्रेजेक्टरी में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ मुझे लगता है कि 598 पे ही एक बहुत अच्छा सपोर्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लिया है। तो 598 के सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए 670 तक की अपसाइड मैं समझता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ओके, एसबीआई पर लगाना है आपको दांव। चलिए अब चलते हैं राजेश जी के पास मिड कैप फंडा के लिए। राजेश जी। देखिए, आज बाजार थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के मोड में है, या एक्सपायरी की दिक्कत कह लीजिए, इस वजह से थोड़ा सा दबाव पे है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आईआरसीटीसी एक अच्छा पिक हो सकता है, न केवल डिलीवरी के लिए बट नेक्स्ट सीरीज़ के लिए भी। चारों डिवीज़न अगर आप देखो तो टिकट, केटरिंग, रेल नीर और टूरिज़्म चारों बहुत अच्छे चल रहे हैं। FY23 के जो नतीजे आए थे, ऑल टाइम हाई रेवेन्यूज़ था, बॉटम लाइन में 51% की जंप थी। तेजस और वंदे भारत ये दोनों में जैसे जैसे बढ़त होती जा रही है, इनको बेनिफिट्स बढ़ते जा रहे हैं। और रिसीवेबल डेज़ जो कि बहुत बड़ी दिक्कत थी कंपनी के साथ, वो एक्सपेक्टेड ये है कि कम होती जाएगी, क्योंकि आईआरसीटीसी को जो 68% के आसपास की बिलिंग है वो फॉलोइंग डे में मिल जाएगी, जो कि पहले बहुत देरी से मिलती थी। एक्सपेंशन रेल नीर में हो रहा है, जो इस वक्त 15 लाख लीटर पर डे की कैपेसिटी उसे 18.5 लाख कर रहे हैं। FY25 तक डेट फ्री कंपनी है। टिकटिंग में मोनोपोली बिजनेस है। मुझे लगता है यहाँ बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। लंबी अवधि में बहुत अच्छे रिटर्न हो सकते हैं, बट अगली सीरीज़ के लिए भी यहाँ ध्यान देना चाहिए। अगली सीरीज़ के लिए ध्यान दें आईआरसीटीसी में। चलिए रिकैप करते हैं आपके लिए चारों के चारों ट्रेड। सबसे पहले शिल्पा राउत से हमने लिया सिटी यूनियन बैंक का सस्ता ऑप्शन, यहाँ पर अगस्त 135 कॉल, ₹6 पर इस समय 9 और 11 की टारगेट, ₹3 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ये हो गई सस्ता ऑप्शन ट्रेड। प्रशांत सावंत ने पिक किया एस्ट्रल एफएनओ सुपरस्टार में 1845 का स्टॉप, 1975 1980 के टारगेट्स यहाँ पर। आशीष चतुर्मोदा ने एसबीआई यहाँ पर सेफ्टी पर ध्यान देते हुए ₹615 पर इस समय, 670 का टारगेट, ₹590 का स्टॉप लॉस। और राजेश अग्रवाल जी ने आईआरसीटीसी इस पर लगाया है दांव, ये एक इस समय की पिक का। तो ये हो गई हमारी चार्ट ट्रेड्स। अब जरा एक बार फिर से मार्केट को रिविजिट करते हैं। मिड कैप इंडेक्स में आज फिर भी रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस है और अभी भी इंडेक्स जो है ग्रीन में है। कुछ और स्टॉक्स, पीवीआर आइनॉक्स में एक अच्छी खासी तेज़ी रही है वन वे, और यहाँ पर अब स्टॉक 1540 पर। राजेश जी, पीवीआर आइनॉक्स लगातार 3-4 मूवीज़ अच्छी रही, प्लस लास्ट वीकेंड तो वो ओपनहाइमर और बारबी दोनों ने काफ़ी कमाल मचाया। अब गदर 2 आने की तैयारी है अगस्त में, उसको लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट है। क्या ये स्टॉक यहाँ से भी कमाल कर सकता है? कुछ इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली है, पॉपकॉर्न और वो सॉफ्ट ड्रिंक को लेकर भी। टिकट महंगी कर दी तो यहाँ पर वो बॉटमलेस पेप्सी और बॉटमलेस पॉपकॉर्न कर दिया, तो उससे शायद थोड़ा फ़ायदा मिला इनको। क्या व्यू होगा आपका?
देखिए, पॉपकॉर्न वाली जो स्ट्रैटेजी है मुझे नहीं लगता कि बहुत लॉन्ग टर्म में कोई बेनिफिट देने वाली है। हालांकि ये बात अपनी जगह है कि इस मर्जर के बाद ये 5वीं सबसे बड़ी लिस्टेड मल्टीप्लेक्स कंपनी चेन हो गई है ग्लोबली अगर देखी जाए तो। 1650 स्क्रीन, 350 प्रॉपर्टीज़, 110 सिटीज़ में। और जो लाइनअप है, पिछले हफ्ते भी हम हर्षिता के साथ डिस्कस कर रहे थे कि 7 सितंबर को जवान आने वाली है, कल करण जौहर की पिक्चर रिलीज़ हो रही है, रणबीर कपूर आलिया भट्ट वाली। इस तरीके के कई पिक्चरें हैं। पिछले हफ्ते भी ओपेनहाइमर और बारबी ने अच्छा बिजनेस किया है। मुझे लगता है लाइनअप बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इस तिमाही के नतीजे से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखना मुझे थोड़ी सी दिक्कत लग रही है, क्योंकि एक तो IPL था, दूसरे कंटेंट बहुत कमज़ोर आया था पिछले हफ्ते, तो ये पिछले क्वार्टर में, तो इस 2 कारण से नंबर्स कोई बहुत ज़्यादा इस बार अच्छे नहीं आएंगे। बट अगले क्वार्टर्स के लिए उम्मीदें बहुत बढ़िया बनी हुई हैं, क्योंकि 3-4 बड़ी मूवीज़ जो हिंदी सर्किट में, चाहे वो गदर 2 हो, चाहे जवान हो, जेलर हो, ये सारी लाइनअप में लगी हुई है और वहाँ से अच्छे फुटफॉल की उम्मीद है। तो 1540-45 में ये स्टॉक मुझे उतना महंगा नहीं लग रहा है। कम से कम 1700 रुपये के टारगेट रख के अगर कोई 1 क्वार्टर या 2 महीने के लिए ले तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि शायद वो टारगेट्स अचीव हो जाए। ओके, अच्छा ये जो बॉटमलेस का जो बोल रहे हैं ना कि शायद ना करे स्ट्रैटेजी काम, बॉटमलेस क्या होता है बेसिकली कि आपने एक बार पैसा दे दिया, उसके बाद आप जितनी मर्जी रिफिल करा लें। तो पॉपकॉर्न और ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो जब ये US में ये बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है, मैकडोनल्ड्स में हर जगह यही होता है। और वहाँ पे तो क्या होता है ना, आप अगर कोक मांगेंगे तो वो आपको ग्लास दे देते हैं, बाहर मशीन रखी है, आप ले लीजिए। तो इंडिया में भी उन्होंने एक बार ट्राई किया था दिल्ली में, तो लोग क्या करते हैं, 4 का ग्रुप गया तो एक ही ग्लास ले लिया और उसी को फिर शेयर करने लगे। उसके बाद एक टाइम के बाद उनको रियलाइज हुआ कि ग्लास भी अपने ही ले आते हैं तो फिर जरूरत ही क्या है, तो फिर वो हाँ वीरू। नहीं, वैसे आपने दिल्ली का उल्लेख, मैं भी कहने ही वाला था, 4 ना जाए, एक भी पूरी की पूरी गुंजाइश मिटा देगा। अगर एक भी होगा ना तो वो भी उद्धार कर देगा। आप चिंता मत करिए। बिल्कुल 4 की जरूरत ही नहीं, वो चलेगी नहीं ज़्यादा टाइम तक स्ट्रैटेजी। वो PVR को समझ में आ जाएगा कि इससे अच्छा था कि प्राइस कम कर दें इसकी बजाय। एक ब्रेक लेना हमको बहुत छोटा सा, वो लेकर फिर वापस लौटना। चलिए, एक बहुत बड़ी खबर यतिन अभी ब्रेक कर रहे हैं कि एक्सचेंजेस पर, वो भी एक्सपायरी वाले दिन, पे इन और पे आउट में दिक्कत आ रही है। और क्या इसका इम्पैक्ट हो रहा है, इस पर बातचीत कर लेते हैं। यतिन, तो ये कंफर्म्ड है? कहाँ से कंफर्म किया आपने और क्या इसका मायने? तो देखिए, मैंने लगभग 5 से 6 ब्रोकर मेंबर्स से अभी फ़ोन पे बातचीत की, मैसेज पे बातचीत की। और जो एक्सचेंज का क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होता है, जो जहाँ क्लियरिंग होते हैं सारे एक्सचेंज के ट्रेड्स, वहाँ थोड़े बहुत ग्लिचेस आ गए हैं आज। और इसीलिए जो 2 से 2:30 बजे के बीच में NSE का ऑक्शन होल्ड होता है, उसका टाइम रिवाइज कर दिया है 2:50 से 3:20। तो ऑक्शन भी NSE पे डिले हो चुका है, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि अगर आप लाइव मार्जिन भी डिपॉजिट कर रहे हैं एक्सचेंज के थ्रू क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को, तो वो मार्जिन भी आपको रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है अकाउंट में। तो क्योंकि आपके अकाउंट में किसी भी प्रकार का मार्जिन नहीं है, तो बाय सेल ऑर्डर्स पे इसका सीधा असर हो रहा है। और आप जो बाजार में पिछले 10-15 मिनटों में फॉल देख रहे हैं, और एक्सपायरी के दिन जनरली सौदे स्क्वायर करने रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मार्जिन का इशू है, उसके वजह से आपको इतनी वॉलेटिलिटी बाजार में देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो अकाउंट में मार्जिन की दुरुस्ती ना दुरुस्ती कहें, पे इन पे आउट में इशू कहें, ऑक्शन में डिले कहें, इसका असर सीधे तरीके से आज के एक्सचेंज के ट्रेडिंग पे आ रहा है। और जो आप मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी देख रहे हैं, शायद ये एक कारण हो सकता है। ऑब्वियसली हमने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को क्वेरी लिखी है, उनका रिस्पांस अभी तक आया नहीं है। लेकिन क्लियरली ये जो पूरा क्लियरिंग का इशू है और जो पे इन पे आउट का इशू है, जो एक्सचेंजेस, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और ब्रोकर्स के बीच में सारा ये ट्राईपार्टिएट चीज़ होती है, इस पे आज असर देखने को मिला है, जिसके कारण बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ आपको बाज़ार में ब्रोकर टर्मिनल्स पे इशू दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन ये जानकारी रखने के लिए हमारे सामने। तो ये भी एक एक्सपायरी वाले दिन ही दिक्कत आ गई मार्केट के लिए, और काफ़ी सेलिंग प्रेशर मार्केट में है इस समय। सुमित के पास जाएं, इससे पहले 1-2 स्टॉक्स और देख लेते हैं। एक बार हेवल्स का चार्ट लेकर आइए। मानस, हेवल्स पर कोई व्यू?
देखिए कंसोलिडेशन है अनुज जी, यहाँ पर खरीदारी तो केवल 1320 के ऊपर ही करनी चाहिए और लोअर लेवल पे देखिए तो एक सपोर्ट जरूर है 1280 के आसपास, तो वहां आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन फ्रेश खरीदारी ब्रेकआउट पे करेंगे 1320 के ऊपर। ओके चलिए अब एक काम करते हैं, कुछ नंबर्स की बात कर लेते हैं। कल मैरिको के नंबर्स आएंगे, सुमित के पास चलते हैं, जानते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड है। सुमित देखिए मैरिको के नंबर्स आने हैं और क्योंकि एफएमसीजी स्पेस में कई कंपनियों के नंबर्स आए हैं तो अब मैरिको नेक्स्ट है और जो टीवी 18 पोल कहता है उसके हिसाब से करीब करीब 2-2.25% के आसपास के रेवेन्यू में डिक्लाइन का अनुमान, 2500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रह सकता है 2558 करोड़ रुपए के सामने, और मुनाफे फ्रंट पर 377 करोड़ के सामने 10.5% की बढ़त 416 करोड़ रुपए का एक आंकड़ा आएगा। ऑपरेशनल फ्रंट पर 580 करोड़ 528 करोड़ रुपए के सामने और मार्जिन 20 से बढ़ के 23% यानी एक्सपेंशन रहेगा, क्योंकि वो कोपरा प्राइसेस नीचे आए थे तो उसका एक बेनिफिट यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक सबसे क्रूशियल पार्ट इज इनका जो डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ है वो रफली 2 से लेकर 3% इस तिमाही में रहने का अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि पिछली तिमाही में करीब 5% था। तो सीक्वेंशियल बेसिस पे एक डिप वॉल्यूम फ्रंट पर देखने को मिलेगा, लेकिन पिछले साल इस तिमाही में -6 था तो उसके सामने एक लो बेस की वजह से बढ़िया मार्जिन आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस पे थोड़ा सबड्यूड रहेगा। इनपुट कॉस्ट का इंपैक्ट रहेगा तो मार्जिन थोड़ा एक्सपैंड कर सकते हैं क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी, लेकिन रूरल डिमांड, टियर 2 डिमांड, क्योंकि ज्योति लैब सरप्राइज करेगी है तो शायद बाजार मान रहा है कि मैरिको भी कुछ सरप्राइज ना कर दे, इस लिहाज से भी आप नजर रखिएगा इसके ऊपर। ओके बिल्कुल ही मैरिको। अच्छा लॉरस लैब्स के नंबर्स आए बाय द वे, बस था स्ट्रीट में ये कि नंबर्स खराब आएंगे यहाँ पर, और ये नंबर्स आए खराब, स्टॉक अब करीब 3-3.5% नीचे है, लेकिन काफ़ी कुछ शायद स्ट्रीट को पता था और फार्मा में मोमेंटम है, तो देखते हैं अब ये लोअर लेवल पर बाइंग आती है या और गिरावट आती है यहाँ पर। लेकिन ये तो बात होगी मैरिको की, उसके अलावा यूबी यूनाइटेड ब्रूवरीज, इसके भी नंबर्स आएंगे सुमित, यहाँ से क्या एक्सपेक्ट करें? देखिए यूनाइटेड ब्रूवरीज के केस में थोड़ा इंटरेस्टिंग नंबर रहेगा, क्योंकि पिछले क्वार्टर के नंबर इनके हाउलर थे, बहुत बुरे नंबर पिछले क्वार्टर में इन्होंने दिए थे, उसके सामने इस क्वार्टर के नंबर आने वाले हैं। तो वाई बेसिस पर आपके जो नंबर्स है उसमें 4.5% की बढ़त 2544 करोड़ रुपए के आसपास। वाई बेसिस पे कंपनी का मुनाफा टूटने का अनुमान 32% के आसपास 100 करोड़ रुपए, ये पिछली तिमाही में 50 करोड़ था तो उसके सामने डबल होने का अनुमान है। EBITDA करीब 282 करोड़ से गिरकर आएगा, लेकिन तिमाही आधार पर नंबर्स जो है वो बेटर रहेंगे। 2-3 फायदे, एक ग्लास के जो प्राइसेस बढ़े हुए बताए थे इन्होंने वो थोड़े से ईज आउट होके गए हैं। इसके अलावा जो बार्ले के प्राइसेस हैं वो भी थोड़े से कम हुए सीक्वेंशियल बेसिस पे, हालांकि वाई बेसिस पे बड़े हुए दिखेंगे, तो वो भी कंपनी के लिए एक बेनिफिट देखे गया है। प्लस डिमांड साइड थोड़ी सी पिकअप करके गई है, समर डिमांड अभी उस तरह की आई नहीं क्योंकि समर एक्सटेंड हुआ नहीं ज़्यादा, तो जिसकी वजह से समर डिमांड थोड़ी स्लगिश रही, लेकिन कमेंट्री क्या रहती है टियर 2 टियर 3 को लेकर। प्लस रिसेंटली वो महाराष्ट्र कर्नाटका बजट में जो अनाउंसमेंट हुए उसके बाद एक्साइज पॉलिसी कितना इंपैक्ट इनके ऊपर आता है, बाकी प्लेयर्स का मार्केट शेयर वहाँ बढ़ रहा है उसका कितना इंपैक्ट रहता है, ये कुछ कमेंट्री पार्ट रहेगा, लेकिन सीक्वेंशियली पिकअप करेंगे। वाई बेसिस पे थोड़े से सबड्यूड नंबर रहेंगे। सुमित बहुत बहुत शुक्रिया ये दोनों नंबर्स प्रीव्यू करने के लिए हमारे लिए। अब थोड़ा मार्केट पर वापस एक बार ध्यान दे लेते हैं, क्योंकि कल अब निफ्टी ने वो हजता वो रिसेंट स्विंग लो तोड़ दिया है 19,610 का, और देखते हैं अब 19,600 का पुट राइटर सेफ है या नहीं है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी। दीपन मेहता जुड़ गए हमारे साथ, एक बार उनसे बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी की ट्रेड्स लेंगे। दीपन गुड आफ्टरनून। दीपन HDFC बैंक ये काफ़ी समय से थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा परेशान कर रहा है बुल्स को, क्योंकि बाकी पूरी मार्केट चल गई, यही ड्रैग कर रहा है मार्केट को। अब यहाँ क्या व्यू होगा आपका? गुड आफ्टरनून अनुज, और आपके शो पर इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा क्या पूरी मार्केट का व्यू HDFC बैंक पर पॉजिटिव है, लेकिन इट हैज बीन अंडर परफॉर्मिंग फॉर द पास्ट सेवरल क्वार्टर्स ऑल्सो, और किस लेवल पर या कौन सी वजह से वो टर्न होगा बोल नहीं सकते। ऑल वी कैन से है कि वैल्यूएशंस अच्छे है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, इतनी बड़ी बैंक है, इट्स अ वेल मैनेज बैंक, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। मैनेजमेंट की टारगेट रहती है कि इन 4 years दे वांट टू डबल दी लोन बुक, मैंने दे आर टारगेटिंग 18% क्रेडिट ग्रोथ। अगर 18% क्रेडिट ग्रोथ आती है तो यू कैन इजीली एक्सपेक्ट मिनिमम 15-16% टाइप ऑफ अ बॉटम लाइन ग्रोथ रेट। और अगर उनकी जो वैल्यूएशन मल्टीपल्स है वो एक्सपैंड नहीं भी होते हैं तो भी आपको अगले 3-4 साल में 15-16% के रिटर्न मिलने चाहिए HDFC बैंक में। और ये एक बहुत बड़ी बैंक है, आप बड़ा निवेश कर सकते हो। मीन इन योर पोर्टफोलियो यू कैन हैव अ लार्ज होल्डिंग इन HDFC बैंक, और काफी हद तक सेफ बैंक भी है। सो फ्रॉम ऑल पैरामीटर्स कुछ भी एनालिसिस करेंगे तो आपको HDFC बैंक पॉजिटिवली दिखेगा, बट प्राइस एक्शन इज समथिंग विच यू हैव नो कंट्रोल। अच्छा देखिए, लॉरस लैब्स लेकर आइए, और इसीलिए मैं कह रहा था कि अब सेल नहीं मत करना यहाँ पर हजता,
क्योंकि ये देखिए अब ग्रीन में आ गया स्टॉक। सुबह से सबको पता था कि यहाँ नंबर ख़राब आएंगे और सब ऑलमोस्ट सिस्टम में डाल के बैठे थे शॉर्ट करके कि लोअर लेवल पे हम कवर कर लेंगे, और एग्जैक्टली वही हो रहा है। आप सब कवरिंग कर रहे हैं और इन्होंने अपना आउटलुक जो है वो रिटेन किया है, जो अपना सेल्स का आउटलुक है वो रिटेन किया है, और उसकी वजह से स्टॉक में जो है रिकवरी आई है। क्योंकि नंबर्स भले ही ख़राब रहे हो लेकिन मार्केट को पता था, और अगर आप देखें तो स्टॉक में ये ऑलमोस्ट बॉटम का भाव, बॉटम तो खैर 290 का था लेकिन कोई बहुत ज़्यादा नहीं चला ये स्टॉक का, इसकी वजह से लोअर लेवल से इस तरीके की रिकवरी आई यहाँ पर। एक तो सेल्स आउटलुक इन्होंने मेंटेन किया है, 1000 करोड़ का खर्च जो कैपेक्स में करने वाले हैं वो मेंटेन किया है, जो कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग वाले यूनिट पर खर्च होना था करीब $100 मिलियन का, वो भी दरअसल रिटेन किया है। और यही वो विजिबिलिटी जो FY24 के लिए कंपनी साफ देख रही है, उसके मद्देनजर स्टॉक में रिकवरी आती हुई दिखाई दी। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट आज का सेक्टर बना है दीपन, एज लक वुड हैव इट, फार्मा काउंटर्स। और मुझे याद है पिछली बारी जब हम आपके से बात कर रहे थे तो यूड मेंशन कि कुछ फार्मा कंपनियों में अब वैल्यूएशंस ऑफ कोर्स इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं और शायद यूएस प्राइसिंग भी टर्न अराउंड होती हुई दिखाई देगी, जो विजिबल है आज डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला की कमेंट्री में। विल यू डबल डाउन ऑन दिस सेक्टर? Yeah, good afternoon, Akshata. No, I don't think I want to double down. But first, the disclosure, we are got holding in both these companies. So I think we are enjoying this up move. और फार्मा की खास बात यह है कि I think it is slightly under-owned sector. और पिछले 2-3 तिमाही से नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, और ये तिमाही के नंबर्स तो ये दो कंपनी के लिए बहुत ही बड़े आ चुके हैं, पार्टली बिकॉज ऑफ दैट रेवलिमिड जो एक जेनरिक है जहाँ पर उनको एक्सक्लूसिविटी मिली है, उसकी वजह से वी आर सीइंग दिस काइंड ऑफ नंबर्स, और बेस इफेक्ट का भी फायदा मिल रहा है ये दो कंपनियों के लिए। बट ओनली 2 or 3 फार्मा कंपनी, लार्ज फार्मा कंपनी कम विद रिजल्ट्स, और मैं देखना चाहूँगा कि सन है, ल्यूपिन है, बाकी जो अन्य लार्ज कंपनीज है, टोरेंट है, कैडिला है, उनके नंबर्स कैसे आते हैं। बट ब्रॉडली आई थिंक कि फार्मा में वी आर सीइंग अ ग्रेजुअल अपस्विंग, और शायद दे आर फोकसिंग ऑन नीश मार्केट्स और ऑन नीश प्रोडक्ट्स, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, एंड दे फोकसिंग ऑन डोमेस्टिक मार्केट एज वेल, जिसकी वजह से नंबर्स अच्छे आ रहे हैं और वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है। सो आई थिंक ग्रेजुअली वी विल सी मोर एंड मोर ट्रैक्शन, बेटर अप्रिसिएशन एंड मोर इन्वेस्टर फ्लोज इनटू द फार्मास्यूटिकल कंपनीज। ये सभी कंपनियां हैव बीन अ बिट ऑफ अंडरपरफॉर्म फॉर द लास्ट सेवरल इयर्स और सो, एंड इन अ वे दे आर जस्ट प्लेइंग कैच अप। ओके दीपन जी, गुड आफ्टरनून, वीरेंद्र बोल रहे स्टूडियो से। ये M&M आपके पोर्टफोलियो में है क्या, और अगर है तो व्यू, और नहीं भी है तो भी सर आपका सेंस क्या कहता है? M&M ने जो ये RBL बिग स्टेक बाय किया है और इंटेंशन है फॉर गोइंग टुवर्ड्स 10%, बाजार इसको अच्छे तरीके से कतई भी ट्रीट नहीं कर रहा है। इस फॉल पर आपकी राय, और अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आपका व्यू क्या है इस पर इस वक्त? या गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। देखिए, वी आर शेयर होल्डर्स ऑफ M&M, और ये एक डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ है फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू कि उनकी जो strategy थी was to invest in to have better return on capital employed, और ये उनकी जो strategy है वो समझ नहीं पा रहे हम। I would have thought कि अगर stake खरीदना ही है तो M&M Finance could look at buying the stake, there could be some synergies over there, but खुद M&M को खरीदने की क्या जरूरत है, I don't know, but I can tell you one thing that if they hold 10% of RBL Bank for next 3-4 years or so, जिस हिसाब से रैली चल रही है बैंक्स में, they will get a very good return on their investments. But then, we want to buy M&M as an automobile company, not from point of view of a holding company or a mutual fund. So from that point of view, there is some disappointment. I'm sure management आके clarify करेगी कि उनकी strategy क्या है in buying RBL, and if the market gives it a thumbs down, ऐसा कुछ commitment नहीं है that they have to go to 10%. They can remain at these levels only, and who knows, they could get a nice portfolio return also on the holdings which they have got. RBL बैंक के नतीजे आप देखेंगे पिछले 2 तिमाही से काफी अच्छे आए हैं। जो भी मैनेजमेंट इश्यूज थे, दे आर नाउ मोर लेस रिजॉल्व्ड, और पहले जैसी ग्रोथ रिस्क नहीं है। फिर भी आई थिंक दे आर डूइंग एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, और दे हैव डेफिनेटली टाइटन देयर लेंडिंग स्टैंडर्ड्स। बिल्कुल। वैसे लॉरस अब डे हाई पर आ गया है, तो काफ़ी शानदार इंट्राडे में रिकवरी यहाँ पर। दीपन, कोलगेट ट्रैक किया है क्या आपने? आज बहुत शानदार मूव्स बहुत समय के बाद इस स्टॉक में देखे हमने। अनुज, कोलगेट तो तभी से ट्रैक कर रहे हैं जब से मार्केट में एंटर हुए हैं, और अनफॉर्चुनेटली इट वाज वन ऑफ द ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप इन द 80s एंड द 90s, एंड
क्योंकि वो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं करती है. दे आर इन अ वेरी मैच्योर कैटेगरी. A lot of analysts and investors lost interest in Colgate, and I think they are stuck to their knitting. यही टूथपेस्ट बनाते रहते हैं, 2-3 और प्रोडक्ट्स भी है. और साइक्लिकली कहे या फिर आई थिंक बेस इफेक्ट कहे, वी आर सीइंग गुड नंबर्स कमिंग फ्रॉम कोलगेट. रॉ मटेरियल प्राइसेस भी घटे हुए हैं और अदर रॉ मटेरियल टू सेल्स रेशियो वो इम्प्रूव हो चुका है कंपनी के लिए. सो वी आर सीइंग दिस अपस्विंग. पर आई वुड से दैट फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप कोलगेट के शेयर होल्डर है तो दीज आर गुड अपॉर्चुनिटीज टू गेट आउट ऑफ कोलगेट, क्योंकि इतनी बढ़िया फ्यूचर मेरे को दिख नहीं रही है ऑन अकाउंट ऑफ द फैक्ट कि वो नए प्रोडक्ट्स नहीं लॉन्च करते. जैसे कि कोई भी आप एफएमसीजी कंपनी देखेंगे तो वी आर सीइंग मेनी दे आर ऑपरेटिंग इन मेनी सेक्टर्स and many segments of the FMCG industry, whereas Colgate is in a very narrow segment of just toothpaste, toothbrushes, and that is a big risk factor, I would say, from a growth perspective. But it's that niche that's playing well for them, क्योंकि finally अब हमने देखा वो numbers deliver हो रहे हैं. अच्छा, मैं आपसे एक पर्सपेक्टिव लेना चाहूंगी कि टेक्नोलॉजी में कंसिडरिंग अब सभी कंपनियों के नतीजे आ गए हैं. जहां हमें लगा था इन्फोसिस खराब था, अब टेक महिंद्रा उससे भी बदतर निकला. अब क्या पोजीशनिंग रहेगी? क्या एक और क्वार्टर का पेन आपको दिख रहा है? स्टॉक प्राइसेस में भी नजर आएगा? नंबर्स के लिहाज से तो विजिबिलिटी है नहीं सेकंड हाफ के लिए कंपनी के मैनेजमेंट्स को भी. जी हाँ, आई एम डिसअपॉइंटेड विद सॉफ्टवेयर नंबर्स एंड राइटली सो. काफी चैलेंजेस है कंपनीज के लिए, एंड इन लाइट ऑफ दैट दे हैव कम विद रिजल्ट्स व्हिच आर ब्रॉडली ओके. लेकिन आगे चलते भी विजिबिलिटी नहीं दिख रही है. आई थिंक नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स विल रिमेन चैलेंजिंग फॉर दी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री. और मैं पूरा स्पेक्ट्रम देखता हूँ, पूरी मार्केट देखता हूँ, तो मेरे को लग रहा है कि शायद देयर आर बेटर अपॉर्चुनिटीज इन बैंकिंग, ऑटो, कैपिटल गुड्स, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्टेशन. So there are so many sectors which are doing very well. आप फार्मा डिस्कस किया आपने. आई थिंक आई एम सर्टेनली गोइंग टू लुक एट मोर एंड मोर फार्मा कंपनीज. सो आपके पास इतना बढ़िया चॉइस है, देन आई वुडंट वांट टू लुक एट सॉफ्टवेयर जहाँ पर इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी है. और ऐसा भी नहीं है कि सॉफ्टवेयर कंपनीज आर अवेलेबल एट अ वेरी ह्यूज डिस्काउंट और वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन. जो अच्छी कंपनियां हैं मिड कैप में, जैसे कि परसिस्टेंट है, कोफॉर्ज है, केपीआईटी, दे आर स्टिल क्वाइट एक्सपेंसिव. सो अवॉइड फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव. ओके दीपन जी, अभी हाल फिलहाल में आईपीओ मार्केट में भी काफ़ी वाइब्रेंसी रही है. लिस्टिंग गेन्स काफ़ी अच्छे खासे मिल रहे हैं. रीसेंट टाइम में कोई ऐसी कंपनी जिसको आप लोगों ने चेस किया? और मेरा अल्टीमेटली प्रश्न ये है, अभी हॉस्पिटल स्पेस में बहुत अच्छा पैसा बना है. लुक एट ग्लोबल हेल्थ. मेरे ख्याल से आज से 20 दिन पहले इस कंपनी की मैनेजमेंट हमारे साथ थी और मेरे ख्याल से कैंसर हॉस्पिटल उन्होंने बाय किया है. अपोलो एट ऑल टाइम हाई, ग्लोबल हेल्थ एट ऑल टाइम हाई, मैक्स अच्छा करता हुआ. वी हैव अपॉर्चुनिटी इन प्राइमरी मार्केट यथार्थ हॉस्पिटल. इस स्पेस पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? So at this point, when we don't look at IPO at this point of time, क्योंकि from a HNI perspective कुछ खास allocation मिलता नहीं है, और लिस्टिंग के बाद valuation does go out of whack with what the actual other peer group companies are listed. The best time is जो नई कंपनी आ रही है, I think 1 साल के बाद अगर आप देखेंगे तो I think it's a better strategy. 3-4 क्वार्टर के नंबर्स आ चुके होंगे, इन्वेस्टर कम्युनिकेशन इंप्रूव हो चुका होगा. From that point of view, I prefer to buy a company after 1 year after its listing and not on listing per se. So I don't have much of a knowledge about these companies, but yes, you're right. Hospital companies have done very well, right from Apollo to Narayan, Fortis. All of these companies have reported, Max Health have reported very good numbers. And these are secular growth stories, क्योंकि जिस हिसाब से इंडिया की demographics है, जिस हिसाब से spending power बढ़ रही है, more and more money is going to go into elective surgeries, जहाँ पर ये हॉस्पिटल कंपनीज का सबसे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन रहता है. सो वेरी पॉजिटिव ऑन हॉस्पिटल कंपनीज. और सभी कंपनियों हैव डन आई थिंक रीजनेबली वेल in terms of managing their balance sheet and growing in a very responsible manner, if I may say. मैंने एक हॉस्पिटल सेटअप करेंगे तो जब तक वो पूरी की पूरी कैपेसिटी बढ़ नहीं जाती है, you don't go on to another project. So I think they've been very responsible. और जो उनका फोकस है कैपिटल एम्प्लॉयड पर, वो आई थिंक दैट इज वर्थ नोटवर्दी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. बिल्कुल. अच्छा, एसीसी के नंबर्स आए हैं. नंबर्स खैर स्ट्रीट एस्टिमेट से बेटर हैं. थोड़ा कुछ बस था मार्केट में वैसे कि अच्छे नंबर्स आएंगे शायद, तो इसके लिए स्टॉक ठीक है 1% ऊपर है, लेकिन नंबर्स अच्छे हैं यहाँ पर. दीपन, रिलायंस पर क्या व्यू होगा आप? क्योंकि एक बड़ी रैली आई रिलायंस में और डीमर्जर के रिकॉर्ड डेट से पहले, लेकिन अब पिछले 3-4 दिन में ये स्टॉक थोड़ा थका है.
Yeah, no, I think it's more to do with the results of the company. थोड़े disappointed है investors because of course, the oil to chemical business has reported negative growth rates. और जो जियो platforms है और जियो telecom है, they're also, I think, street expectation was slightly higher. But I think it's a good investment, and gradually I think जैसे cycle turn होगी oil to chemicals के लिए, petrochemicals और refineries के लिए, this company should start to report better numbers as well. और जैसे मैंने कई बार कहा, I think the key factor to watch out in Reliance Industries is the demerger, if at all, that is going to take place in the Reliance Retail as well as Jio Platforms and Jio Telecom. So let us see how that actually plays out. और केवल सुदेश अगर वो खाली IPO कर देते हैं तो फिर होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट आ जाती है. अभी देखिए ITC में क्या हो गया. ITC hotels के पीछे हम लोग कितना एक्सपेक्टेशन थे कि they will spin it off and give us shares of ITC hotels, but the company is retaining 40% of the stake with themselves. So that has certainly reduced the investor enthusiasm in ITC. And although on good numbers, I think ITC did correct when this news came through. So जो investor है, they want nice, clean businesses. They know what they are investing in. They don't like to get into this conglomerate businesses क्योंकि one division may do well, other may do badly. आपकी returns profile अलग-अलग हो सकती है. इसकी वजह से people prefer single line businesses, and that I think time has come for Reliance to give thought to this particular aspect of their structure of the businesses. बहुत बहुत शुक्रिया दीपन हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और बात करने के लिए. लॉरस लैब्स लेकर आइए अब एक बार जरा इंट्राडे और क्यों मार्केट में पोजीशनिंग की इंपॉर्टेंस है. और देखिए अब जरा स्टॉक का मूव डे हाई पर बहुत बड़ी रैली लोअर लेवल से. और ठीक है नंबर्स ख़राब आए, लेकिन शायद स्ट्रीट को पता था कि नंबर्स ख़राब आएंगे. हर कोई उसी हिसाब से पोजीशन करके बैठा था और इसलिए हैशटैग की वार्निंग दी थी उस समय कि प्लीज़ अब इसको शॉर्ट मत करिए क्योंकि आप फंसेंगे यहाँ पर. और इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, एक होता है नंबर्स, एक होती है पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्टॉक की. नंबर्स ख़राब है और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी ख़राब है. ऐसा नहीं है कि कोई कमेंट्री बहुत अच्छी, बस उन्होंने सेल्स आउटलुक रिटेन किया है, लेकिन बाकी बोल रहे हैं कि हेडविंड्स हैं हमारे पास. लेकिन अगेन क्योंकि आज फार्मा में ट्रैक्शन है, हर कोई फार्मा स्टॉक बाय करना चाहता है. ये भी एक कारण है कि जैसे लोअर लेवल मिले लोगों ने फार्मा स्टॉक बाय कर लिया और अब इस समय डे हाई पर लॉरस लैब्स. हो सकता है कल वापस गिर जाए, वैसे ऐसा नहीं है, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि जिन्होंने शॉर्ट किया शायद वो थोड़ी सी उनको दिक्कत आ रही है इस समय. अब डीलिंग रूम की बात कर लेते हैं और यतिन के पास चलते हैं. यतिन बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? दो स्टॉक्स जो आज फोकस में हैं, सबसे पहले PNB की बात करें. और ऑब्वियसली जो ट्रेड्स अभी डीलर्स दे रहे हैं क्योंकि आज थोड़ा बाजार वॉलेटाइल है काफ़ी सारे रीजंस की वजह से, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति डीलर्स चाह रहे हैं कि यहाँ करनी चाहिए. PNB की बात करें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं, आउटलुक भी ठीक ठाक है. और डीलर्स की अगर आप माने तो बाय ऑन डिप्स अगर मिले तो पोजिशनली शायद 68 to 70 तक के लेवल्स इस पर्टिकुलर PSU बैंक्स पे आ सकते हैं. और इन जनरल डीलर्स हर घटावट में आपको दिखेंगे PSU बैंक्स लेते हुए. तो PSU बैंक्स अभी भी फ्लेवर ऑफ द सीजन है और यहाँ लोअर लेवल्स पे डीलर्स बाय करने की सलाह दे रहे हैं, स्पेशली फॉर अगस्त सीरीज. इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस, यहाँ भी नंबर्स क्वार्टरली स्टेबल थे. काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशनल फ्लोज यहाँ एक्सपेक्टेड हैं. कंपनी ने एनालिस्ट मीट भी रखी है तो शायद वहाँ और क्लैरिटी दे पाए आगे आने वाले परफॉर्मेंस की. और डीलर्स की अगर आप माने तो कहीं ना कहीं यहाँ से 30-40 रुपये नीचे अगर स्टॉक गिरता है तो शायद निबलिंग शुरू कर सकते हैं. और यहाँ भी डीलर जो है बाय ऑन डिक्लाइन की ही रणनीति सुझा रहे हैं. शायद लोअर लेवल्स पर अगर स्टॉक मिले आपको तो 50 से 100 रुपये का बाउंस मिल सकता है, ऐसा उनका व्यू है. टिप्स पर खरीदारी और गिरावट पर PNB में भी खरीदारी का ही व्यू डीलिंग रूम में बनता हुआ. शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए. अच्छा ACC एक बार विजिट कर लेते हैं दोबारा स्टॉक को, क्योंकि नंबर्स हर फ्रंट पर अच्छे हैं. हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहे थे और उसके बाद EBITDA का जो आंकड़ा आया है, मार्जिन्स का जो आंकड़ा है वो सराहनीय है. उम्मीद से काफी बेहतर प्रदर्शन और स्टॉक नेली 1% की तेजी दिखा चुका है. वॉल्यूम ग्रोथ करीब 23% के आसपास की रही है और मार्जिन्स 11-11.5% के अनुमान के सामने नियरली 15% पर आए. स्टॉक ऊपर है. इस पर आशीष चतुर्मोता फटाफट से अगर आप एक व्यू दे सके, क्योंकि हाल फिलहाल में हमने देखा है सीमेंट कंपनियों में अच्छी तेजी की पोजीशन मार्केट ने ले रखी है. बिल्कुल हर्षदा, तो देखिए हमने देखा किस तरह से अल्ट्राटेक कंटिन्यूस बेसिस पे एक नए ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है
और वही आज हम देख रहे हैं कि एसीसी में बहुत लंबे समय के बाद एक अच्छे नंबर्स के बाद रीरेटिंग शुरू हुई और वॉल्यूम इसकी पूरी तरह से इंडिकेशन दे रहे हैं। 3 दिनों में जो वॉल्यूम पार्टिसिपेशन है वो काफी सिग्निफिकेंट है। 1900 के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट वीकली मंथली चार्ट्स पे हुआ है और ये ब्रेकआउट मुझे लगता है 2100 रुपए तक के पोजिशनली जाता हुआ नजर आएगा और इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 2000 रुपए तक की अपसाइड मैं समझता हूँ एसीसी के स्टॉक में देखने को बन सकती है और 1900 पे एक अच्छा बेस मेरे हिसाब से अब एसीसी यहाँ पर बना चुका है। ओके, एसीसी। और कल भी डिस्कशन हम कर रहे थे कि इस ग्रुप के स्टॉक्स में और सीमेंट स्पेस में एक अच्छी बात है और एसीसी नाउ विद द नंबर्स अगर ये ऊपर जा रहा है और एक लेवल अगर छूता है तो याद रखिए दैट्स 1959, उससे सिर्फ 20 रुपए दूर है। तो लगभग जनवरी 2020 के बाद फर्स्ट टाइम एसीसी अटेम्प्ट करेगा अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। बीटीएसटी क्रम शुरू करता हूं प्रकाश सर से। और प्रकाश सर, आज जब अनुज ने पहला प्रश्न पूछा था पोस्ट मार्केट ओपनिंग, पहली कॉल इट वाज ग्रेनुअल्स डे हाई पर, आपने वो कॉल ली थी 317 रुपए पे, 322 पे। उस ट्रेड पे क्या करें और आपका कन्विशन ट्रेड इस वक्त का? ग्रेनुअल्स का चार्ट था, देखा जाए तो उसका टारगेट भी था 320 का, वो अचीव हो चुका है। लेकिन अब जो तेजी दिखी है, जो ब्रेकआउट मिला है ग्रेनुअल्स में, बहुत ही बढ़िया मिला ना हायर टाइम फ्रेम बेसिस पे, वो मिला 315 में। अब जा रहे हैं 340 की तरफ, मैटर ऑफ टाइम। अगर किसी को लेना है तो ले सकते हैं, कवर कैरी कर सकते हैं। स्टॉक होगा 315 का ग्रेनुअल से, एंड मैं कहूंगा एंजॉय द राइड। वैसा ही स्टॉक अभी चुना है आज के लिए मैंने, वो है यूनाइटेड ब्रीवरीज। चार्ट में तो अपमूव मिला है आज, लेकिन हायर टाइम फ्रेम बेसिस पे बहुत ही बढ़िया एक ब्रेकआउट मिला है 1520 के आसपास। मेरे ख्याल से इसका जो टेक्निकल टारगेट है, लॉजिकल 1-2 दिन लग सकते हैं, तो टारगेट होगा 1600 जोन्स। ये कल के लिए नहीं हो सकता है कल हो जाए, परसों भी हो जाए। स्टॉप होगा 1520 का, जहां से ब्रेकआउट मिला है। तो मुझे भी लगता है यहाँ पर एक बहुत बढ़िया मूव मिलने वाला है यूनाइटेड ब्रीवरीज। ओके, चलिए मानस, आप क्या पिक कर रहे हैं? अनुज जी डीएलएफ लेके जाएंगे। डीएलएफ में आई थिंक ये आज का जो मूव है वो ब्रेकआउट मूव है और इसके बाद आपको यहाँ पर करीब 30-40 रुपए का मूव देखने को मिल सकता है। तो डीएलएफ के फ्यूचर में, अगस्त फ्यूचर में खरीदारी करेंगे, 499 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 530 के 530 रुपए के टारगेट सेट करेंगे डीएलएफ के फ्यूचर में। ऑप्शन में भी ट्रेड लेना हो तो 510 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 18 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, 13 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 30 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, टीएलएफ पर भी एक बाय कॉल। रुचित, आप क्या पिक करेंगे? एनबीएफसी स्पेस में से मनप्पुरम फाइनेंस बीटीएसटी के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। इनफैक्ट कल के ट्रेडिंग सेशन में इसने एक ब्रेकआउट दिया था कंसोलिडेशन का और आज थ्रू आउट द डे अच्छा फॉलोअप मूव रहा है, वो भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में। और ऐसे फॉलिंग मार्केट में भी जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, ये इंडिकेशंस है कि ये मोमेंटम अभी और आगे कंटिन्यू रहेगा। सो करंट लेवल्स पे 134 के नीचे स्टॉप लॉस करके खरीदारी करें 149 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ओके, आपका ट्रेड रहेगा मनप्पुरम फाइनेंस 139.55 पे। शिल्पा जी, आपके कैरी करेंगे फ्राइडे मॉर्निंग के लिए? नहीं, मैं बीएल पे ही फोकस्ड हूँ। बीएल 127 चल रहा है, मुझे लगता है यहाँ पे सेक्टर बहुत स्ट्रांग है फॉर टारगेट्स ऑफ 132 133। स्टॉप लॉस आपका 125 का रहेगा, तो बीएल इज अ बाय। बीएल इज अ बाय। चलिए, ये हो गई बीटीएसटी कॉल। प्रशांत जी, आपकी ट्रेड? जी अनुज जी, मेरी ओरिजिनल ट्रेड थी वो डीएलएफ थी, बट क्योंकि मानस ने उसके बारे में बात की है तो मैं एबी कैपिटल के साथ जाना चाहूंगा। ये करीबन 192 के लेवल पे स्पॉट चल रहा है। स्टॉप लॉस मेरा होगा 185 185 और टारगेट में देख रहा हूँ 205 तक 205। ओके, चलिए, ये हो गई सारी कॉल्स। अब आते हैं मार्केट की क्लोजिंग पर। देखिए, फिर से मार्केट ने बचा लिया वो लेवल हर्षदा 19,610 बचा लिया मार्केट ने। ये एक अच्छा साइन है। 3 PM मूव सही या कुछ भी कह लें, लेकिन हाँ, इंटरडे में जरूर उसको ब्रीच किया, लेकिन उसको डिफेंड कर लिया अब हमने। और क्लोजिंग अब हो रही है करीब करीब 19,675 पर। मेरे ख्याल से एडजस्टेड क्लोज भी 19,650 के ऊपर होगी। प्लस मिड कैप इंडेक्स की क्लोज अच्छी हो रही है, जो मिड कैप इंडेक्स भी ऑलमोस्ट रेड में स्लिप हो गया था, वहाँ पर एक अच्छी क्लोज आ रही है। मेरे ख्याल से इसको बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे हम। एक आज एक्सपायरी की वजह से एक शायद दिक्कत रही हो, बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे और कल देखते हैं ये क्या हम इसको वापस डिफेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्लोज जब तक 19,600 के ऊपर है मार्केट में दिक्कत नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 19,600 के ऊपर जब तक हम क्लोज कर रहे हैं दिक्कत नहीं है। 19,600 के नीचे अगर क्लोज होने लगे तब लॉन्ग से निकलिएगा। अभी तक बने रहिए। बीच बीच में मार्केट शायद आपको थोड़ा निकालने की कोशिश करेगा, झटके दे रहा है मार्केट बीच बीच में, लेकिन क्लोज इतना बुरा नहीं है। जो एक समय पर लग रहा था आधे घंटे पहले जो हालत थी, उसके हिसाब से तो क्लोज बहुत अच्छी है मेरे ख्याल से। जी हाँ, तो बेहतर क्लोज
स्पेशली डर लग रहा था कि 600 के आसपास अगर एक्सपायरी जाकर टिकी तो थोड़ा सा आपके लिए अगली सीरीज का जो मोमेंटम आना है वो रह जाएगा। आशीष चतुर्वेदी, आपका वैसे ट्रेड रह गया है, लेकिन इंडेक्स पर भी अगर कोई व्यू है तो बताइएगा। नहीं, बिल्कुल मेरा भी व्यू अनुज के व्यू के साथ मेरा व्यू रहेगा कि 19,600 के लेवल बहुत इंपॉर्टेंट थे। उस लेवल को अगर से ब्रीच करता तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग इंटेंसिफाई हो सकती थी, बट एग्जैक्टली उन लेवल्स को बाजार ने रिस्पेक्ट किया है। और जिस तरह से बैंक्स में हम देख रहे हैं, एसबीआई में अच्छी स्ट्रेंथ है, रियल्टी स्पेस में अच्छी स्ट्रेंथ है, कैपिटल गुड्स स्पेस में अच्छी स्ट्रेंथ है, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। पिक के टर्म्स में मैं एक कैपिटल गुड्स स्पेस से क्यूमेंस की बात करूंगा। एलएनटी की बात हमने की, सीमेंस की बात की, क्यूमेंस भी हमें काफी पसंद है और स्टॉक हम अपने कैपिटल गुड्स स्पेस में पोर्टफोलियो में रखते भी हैं। तो मुझे लगता है कि क्यूमेंस काफी अच्छा लग रहा है। 2,000 रुपए तक की अपसाइड यहाँ पे हमें मुझे नजर आती है बहुत शॉर्ट टर्म में, और 1890 पे एक अच्छा सपोर्ट बनाया 5-6 हफ्ते के कंसोलिडेशन के बाद। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट आता हुआ कमेंट्स पर भी। पहले सीमेंस एक पिक थी और अब कमेंट्स पर एक तेजी का ट्रेड। अच्छा, भारत फोर्ज पर बीएसई पर एक स्टेटमेंट आई है। कंपनी बेसिकली कह रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से इनको एक अप्रूवल मिला है या फिर लाइसेंस मिला है स्मॉल आर्म्स और एम्युनिशंस में दरअसल पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके लिए एक लाइसेंस मिला है। कंपनी कहती है कि आगे पोटेंशियल है कंपनी के पास डिफेंस प्रोग्राम्स में भाग लेने के लिए, और शायद यही वजह है कि स्टॉक नेशनल लेवल से कुछ तेजी दिखाता हुआ। हम सब जानते हैं कि बड़े एम्युनिशन में कंपनी अग्रसर रही है, उस बिजनेस को काफी स्केल किया है, लेकिन अब स्मॉल आर्म्स और एम्युनिशन में भी यहाँ पर लाइसेंस मिलता हुआ। राजेश अग्रवाल, भारत फोर्ज। बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। बहुत दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहा है, कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, और मुझे लगता है कि ये जो खबर आई है वो एक पॉजिटिव ट्रिगर हो सकती है स्टॉक को, तो यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। राजेश जी, सब कुछ जो सजेशन देंगे वो उन लोगों के लिए देंगे जो कि हॉल में जाते हैं, कि कुछ ओटीटी वालों को भी बताएंगे क्या देखना चाहिए इस हफ्ते? हालांकि भी शुक्रवार आएगा। कोहरा देखिए साहब, कोहरा बहुत अच्छी बनी है और मुझे लगता है कि वो आपको बिल्कुल देखनी चाहिए। नहीं, बहुत शानदार। नहीं, कोहरा देखने की कोशिश की थी राजेश जी, पंजाबी में समझ में नहीं आती चक्कर ये। हाँ, इसीलिए स्किप कर गया। आपको, आप दिल्ली वाले और आपको पंजाबी समझ नहीं आती। ये तो मैं दिल्ली वाला वीरो दिल्ली में रहते कैसे? पंजाबी आए बिना दिल्ली में कैसे रहते हो? दिल्ली में तो हिंदी में पंजाबी में बोलते हैं। नोएडा, हाँ, बगल में वो भी है, नोएडा दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, वो सब दिल्ली ही है, सब एनसीआर का हिस्सा है वैसे। वैसे आपको हिंदी डब भी मिल जाएगा वीरू, आई एम श्योर। वीरू वैसे वो हिंदी में भी आ गई। नहीं, इंटरेस्टिंग था। हाँ, इंटरेस्टिंग था। वीरू, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ। एक फिल्म देखिए आप, अभी उसका पार्ट 3 आया है वैसे, जो पंजाबी मूवीज में सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर हो गया है। एक फिल्म आई थी कैरी ऑन जट्टा, आप उसको देखिएगा। वो आप एक बार उस मूवी को देखिएगा। मेरे ख्याल से जिसको पंजाबी नहीं भी आती है, अगर थोड़ी बहुत भी हल्की फुल्की भी समझ लेना, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा हंसने वाली फिल्म मैंने देखी नहीं है, अपनी लाइफ में नहीं देखी। इतनी अच्छी फिल्म बनी थी, मैं हंस के लोटपोट हो गया था उस पिक्चर में। बहुत शानदार बनी थी, आपको देखनी चाहिए। आपको थोड़ी बहुत पंजाबी उससे समझ में आ जाएगी। वैसे आपने देखी? कैरी ऑन जट्टा, ठीक है, देखिएगा। कैरी ये 2012 की फिल्म है अनुज, 2012 की फिल्म है। उसके बाद कैरी ऑन जट्टा का सीक्वल भी आया था और अभी पार्ट 3 आया था। राजेश जी ने शायद देख ली है। राजेश जी, शायद आपने देखी हुई है ये फिल्म। जी बिल्कुल, मैंने 2 पार्ट देखी हुई है, तीसरी अभी नहीं देखी है। पहले 2 तो वाकई में बहुत अच्छी कॉमेडी थी। तीसरी देखो। और वैसे मैं वीरू को बता दूं कि मैं हल्के फुल्के पंजाबी समझ लेता हूं, तो मुझे उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स नहीं समझ आते, बट फिर भी काम चल जाता है। वीरू तो बस बहाने बना रहे हैं। एनीवेज, आई एम श्योर उनको भी पंजाबी समझ में आती है। अच्छा, इस बीच ब्लू डार्ट के नंबर्स आ गए हैं और एक और क्वार्टर जहां पर प्रदर्शन दरअसल खराब रहा है। और ये ब्लू डार्ट का आई थिंक Q4 भी बिगड़ा हुआ था और Q1 का भी अगर आप परफॉर्मेंस देखें तब कुछ खास अच्छा है नहीं।
यहाँ पर आप गौर करिए 119 करोड़ का मुनाफा घटकर 61 करोड़ के आसपास आ गया है, तो प्रेशर रहेगा और पिछले क्वार्टर के बाद भी स्टॉक पिटा था। अब देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट करेगा। बहरहाल 3.5 मिनट बचे हैं और इंडेक्स पूरी संभलने की कोशिश में इनफैक्ट 700 के लेवल्स आ चुके हैं। अनुज, आप 650 की बात कर रहे थे, 19,700 पर एक क्लोज अगर आ जाए तो सोने पे सुहागा। क्लोजिंग बिल्कुल ठीक है, क्लोजिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ख्याल से मार्केट ने आज एक स्केयर दिया हर्षदा। हालांकि बैंक निफ्टी में अभी भी कहूंगा कि थोड़ी गुंजाइश रहेगी। बैंक निफ्टी में रिकवरी अभी भी उतनी नहीं आई जितनी एक्सपेक्टेड थी, लेकिन फिर भी ठीक है। 45,766 एटलीस्ट डे लो से तो हम काफ़ी अच्छा रिकवर होकर बंद हो रहे हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम क्या आएगी कि एवरेजिंग के बाद हम 45,700 के नीचे ही बंद होंगे। वो जो एवरेजिंग है वो 3 से 3:30 बजे की ली जाती है। आप क्लोज कहीं भी कर दें इसको, 45,700 की कॉल जीरो हो चुकी है। इसका मतलब जो एक्सपायरी है, जो मतलब एक्चुअल फाइनल क्लोजिंग है, वो 45,700 के जस्ट नीचे आएगी। और निफ्टी की भी जहाँ तक बात है, निफ्टी का भी एक बार मामला देख लेते हैं, क्योंकि निफ्टी में भी मुझे लग रहा है कि अगर आप एडजस्टमेंट के हिसाब से देखेंगे तो एक बार 19,650 की कॉल फायर कर दीजिए, उससे पता चल जाएगा कि निफ्टी की एडजस्टेड क्लोजिंग कहाँ पर होगी। एक बार मैं बस उसको देख लेता हूँ, उससे मेरे ख्याल से पता चलेगा, क्योंकि निफ्टी की 19,650 की कॉल, हाँ वो भी करीब करीब इस समय है क्या स्क्रीन पर, एक बार जरा दिखा दीजिए। हाँ 10 रुपये, 19,660 पर निफ्टी बंद होगा रफली। हाँ 19,660 पर निफ्टी बंद होगा, क्योंकि 10 रुपये करीब इसकी क्लोजिंग है। तो ये आपको एक रफ आइडिया मिल गया कि फाइनल क्लोजिंग कहाँ पर होगी। एडजस्टेड क्लोजिंग 19,660 पर होगी और बैंक निफ्टी की करीब करीब होगी 45,680 टू 45,700 के करीब। तो ठीक है, क्लोजिंग इतनी ख़राब नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा तो स्केयर रहा मार्केट में। चलिए वॉल पर चलते हैं और क्लोजिंग को समझते हैं। और इस सब के बीच एक बार डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स देखेंगे तो वहां पर आतिशबाजी है, बहुत तगड़े सेशन की तैयारी हो रही है। इधर वेज हमारा सत्र 19,700 के आसपास जाकर टिकता हुआ दिखाई देगा। इंडेक्स पर निफ्टी बैंक 297 अंकों की गिरावट पर डे लो से यहाँ पर भी कुछ रिकवरी देखने को मिली, क्योंकि 400 पॉइंट से ज्यादा का नॉक दरअसल इस इंडेक्स ने लिया था। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स हल्के से नेगेटिव टिक इसमें देखने को मिले थे और वहां से रिकवरी, और अब 146.2 पर। इनफैक्ट निफ्टी मिड कैप इंडेक्स आज का आउट परफॉर्मर रहा है। वैसे अगर आप सिर्फ इंडाइसेस की बात करें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो नेक टू नेक आता हुआ बहुत माइन्यूट डिफरेंस रहा है गिरने और बढ़ने वाले शेयरों के बीच, लेकिन आज का पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ फार्मा कंपनियों के नाम। तो निफ्टी का फार्मा इंडेक्स पहले आपकी स्क्रीन पर आएगा, जहां पर एक तगड़ा मोमेंटम 450 पॉइंट की तेजी, 3% के गेन्स। सिप्ला ने ऑफकोर्स लीड किया इस पूरी तेजी को अपने नंबर्स पर और साथ ही साथ अपनी बाकी FY24 की कमेंट्री पर। 10% भागा ये काउंटर। इसके पीछे ऑफ कोर्स हमने देखा फिर डॉक्टर रेड्डीज भी था, जिसने भी कहा है कि अमेरिका से प्राइसिंग प्रेशर जो था वो थोड़ा थोड़ा करके कम होता दिखाई दे रहा है। डॉक्टर रेड्डीज हाउएवर सिर्फ 0.5% ऊपर रहा, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा औरो फार्मा जैसे काउंटर्स पर, लूपिन जैसे काउंटर्स पर जहां पर अच्छी खरीदारी आई, इवन सो सन फार्मा में जिसके नंबर्स आना आगे बाकी हैं उनमें तेजी बनती दिखाई दी। और आज दोपहर में जो हम बात कर रहे थे लॉरस लैब्स, नतीजे खराब। मैनेजमेंट ने बस यही कहा कि FY24 का जो आउटलुक है सेल्स वाला वो हम बरकरार रखेंगे और स्टॉक 1% ऊपर आकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सबसे एक्टिव ट्रेड्स रहे हैं आज के लिए। इसके अलावा जो दूसरे काउंटर्स थे जिन पर आज क्लियरली मार्केट की नजरें थी, वो फटाफट से आपको हीट मैप में दिखाई देगा। बिग बॉयज में क्या हुआ है, कहां से सपोर्ट मिला और कौन फिसलते हुए दिखाई दिए। टेक महिंद्रा के लिए खराब सत्र उभर कर आया क्योंकि नतीजे खराब थे और उस वजह से हमने देखा है कि करीब करीब 3-3.5% तक का नॉक इस पर्टिकुलर स्टॉक ने भी लिया। बिरला सॉफ्ट दूसरी तरफ नतीजों के बाद अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने में रहा। लेकिन ये देखिए फार्मा काउंटर्स लीडर्स रहे हैं आज। सिप्ला, सन, डीवीज, ऑफ कोर्स हॉस्पिटल स्टॉक्स में भी इंटरेस्ट आया और वहां पर डॉक्टर रेड्डीज में तेजी देखने को मिली है। PSU बैंकों में SBI एक थोड़ा सा विनिंग ट्रेड रहा, लेकिन बाकी निजी बैंकों में दबाव बनता दिखाई दिया है। आज M&M को झटका लगा, 6% तक का नॉक, जहां पर इन्होंने खुलासा किया और माना कि हां RBL बैंक में 3.5% का हिस्सा लिया। स्टॉक 6% नीचे। टाटा कंज्यूमर नंबर्स के बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी। यही प्रॉफिट बुकिंग आपको ब्रिटानिया में नजर आई। नेस्ले का दरअसल वॉल्यूम
का फिगर मार्केट को अच्छा नहीं लगा, उम्मीद से काफी खराब प्रदर्शन वहां पर और स्टॉक पर दबाव बनता दिखाई दिया है। अब बैंकों में देखिए, कोटक जैसे काउंटर्स, HDFC बैंक जैसे काउंटर्स, एक्सिस बैंक जैसे काउंटर्स, इन सब में कुछ कुछ मुनाफा वसूली के अंश बनते दिखाई दिए। तो ये है फिलहाल आज मार्केट की चाल। और आप आज इंट्राडे का स्लिप देखें जहां पर 19,600 को हम लगभग टेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे थे, 605 तक आ गया था। उसकी तुलना में 19,699 एक क्लोज जो आया है लगभग 19,700 का, इतना बुरा नहीं है। और निफ्टी बैंक भी 285 पॉइंट नीचे, लेकिन स्थिति इससे और खराब थी इंट्राडे के लिहाज से। फटाफट से आपके लिए लेकर आएंगे फिर आशीष और नीरज के आउट परफॉर्मर्स, सीधा सौदा वाले जिन्होंने आइडेंटिफाई किए। RVNL आज OFS खुला, कल ऑफ कोर्स रिटेल पार्टिसिपेट करेगा, उसका एक ओवरहैंग। कोलगेट के नंबर्स दमदार, टेक महिंद्रा खराब प्रदर्शन और UBL कल नतीजों से पहले आज स्टॉक में 3-3.5% की तेजी देखने को मिली। अच्छे नतीजे गॉडफ्रे फिलिप्स और वेसुवियस के थे, इसीलिए नीरज ने इनको तेजी की तरफ रखा, लेकिन जॉनसन हिटाची और एक्सिस के पुअर नंबर्स पर ये मंदी वाले सौदे थे आज के। बिल्कुल, जस्ट मैं वेट कर रहा था कि एक बार अगर एडजस्टेड क्लोज निफ्टी का दिख जाता तो खैर कोई नहीं, और पता चल जाएगा थोड़ी देर में। प्रोविजनल क्लोज 19,699 निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर 45,777। तो ये होगी जुलाई सीरीज एक्सपायरी, और ये आ गया देखिए 19,660 जो हमने डिस्कस किया था कि एग्जैक्ट 19,660, और बैंक निफ्टी में 45,680 एडजस्टेड क्लोज। अब ये जो क्लोजिंग लास्ट क्लोजिंग रेट 19,699, लेकिन एडजस्टेड रेट 19,659 और बैंक निफ्टी 45,679। चलिए फिर वीरू, कल शुक्रवार भी है तो सेंसेक्स की एक्सपायरी है प्लस वीकेंड है, बहुत कुछ लाइंड अप है। एक नया एक्सपायरी तो होती है अनुज। हाँ। और कल सबसे अच्छी बात यह है कि शुक्रवार है, और शुक्रवार को 6:57 पे हर्षदा, मैं, नीरज जी, सुमित, आशीष और अनुज मौजूद होंगे। पहले मॉर्निंग कॉल लेके फिर मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।